Good morning, students. In today's session, I, Dr. Anshu Jain, am going to discuss with you all the concept of final accounts of companies. So let's start. When we prepare the final accounts, Section 128(1) of Companies Act says that it is necessary, it is mandatory for every company to prepare its final accounts as well as of its branch office if any branch is there, and the companies are required to keep all the prepared accounts at their registered office, जिसमें कि जितनी भी relevant books होंगी, accounts होंगे, financial statements होंगे उस पूरे साल के, वो कंपनी के लिए मैंडेटरी है बनाकर, ब्रांच के अगर हैं तो ब्रांच के भी, और वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हम मेन अकाउंट्स जो हम बनाते हैं वो आपके बनते हैं बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, अब उसके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा हम बनाते हैं उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, और अगर आपके कोई चेंजेस आपने कैपिटल में की है, इक्विटी में की है, तो उसकी भी आपको स्टेटमेंट बनानी होती है। उसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इफ इट इज़ एप्लीकेबल, इफ इट इज़ देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू हैव टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट। और उसके अलावा में जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं, स्टेटमेंट्स बनाई हैं, उनके आपको एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनाने होते हैं, जिनकी कैलकुलेशंस बेसिकली हम करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। जैसे जो हम फाइनल अकाउंट्स में पढ़ते थे पहले, तो हम क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो जितने भी डिटेल्स होते थे हम उसी में ही एंट्रीज शो कर देते थे। अब जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं कंपनीज के, तो हम सिर्फ मेन हेडिंग्स बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, और उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स या डिटेल होती हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, वो हम बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ना करके उनके नोट्स हम बनाते हैं, और सारी कैलकुलेशंस हम नोट्स के अंडर ही करते हैं। कंपनीज एक्ट कहती क्यों है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी को बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारा जनरल जो पर्पस होता है अकाउंट्स बनाने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, वो ये होता है कि कंपनी की जो भी ट्रू पिक्चर है, जितने भी हमने अफेयर्स की हैं, जितने भी ऑपरेशंस फंक्शनिंग की है हमने, वो सबकी ट्रू पिक्चर आपको उसमें स्टेटमेंट्स में शो करनी होती है। तो बेसिकली फर्स्ट वी हैव टू गिव or represent a true and fair view of the state of affairs of the company during a particular financial year. उसके अलावा में the Companies Act 2013 mentions that companies have to comply with the accounting standards which have already been notified by the central government in consultation with the National Financial Reporting Authority. इसके साथ में जो हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, उसके लिए आपको शेड्यूल 3 में सारी फॉर्मेटिंग मेंशन की हुई होती है। नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट विद यू ऑल। जो मैं आज आपको लेक्चर दे रही हूँ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के लिए, इसके लिए एक पीडीएफ फाइल मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। आप अपने कन्वर्सेशन में जब जाएंगे टीम्स की, वहाँ पर आपको फाइल अटैचमेंट मिल जाएगी, फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड इट। ठीक है। नाउ दी कमिंग टू दी फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। पहले जब हम लोग फाइनल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, तो हम लोगों के अकाउंट्स जो भी बनते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, वो हमारे टी फॉर्म में बनते थे। लेकिन अब उसके फॉर्मेट में चेंजेस हो गए हैं। कंपनीज अकाउंट में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग इट इन टी फॉर्म्स, वो आपको कॉलम फॉर्म में प्रिपेयर करनी होगी। जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, एज यू ऑल कैन सी ऑन दी स्क्रीन, उसका जो फॉर्मेट है वो कॉलम फॉर्म में है इंस्टेड ऑफ टी फॉर्म। तो आपका जो पहला कॉलम है वो पर्टिकुलर्स का है, देन यू हैव द सेकंड कॉलम एज नोट नंबर, जिसमें हम, जो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, जो डिटेलिंग होती है सारे ट्रांजेक्शन्स की, एंट्रीज की, वो हम कहाँ कैलकुलेशंस करते हैं, वो अकाउंट्स में ना करके, बैलेंस शीट में ना करके, उसकी कैलकुलेशंस हम करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। तो जब हम नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उसमें नंबरिंग हम करते चले जाते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और वो जो नंबर होता है वो ही हम नंबर बैलेंस शीट में, नोट्स में एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, एक पर्टिकुलर एंट्री के साथ में लिख देते हैं, ताकि जब भी कोई बैलेंस शीट
या स्टेटमेंट्स को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर एंट्री की, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, लेट से शेयर कैपिटल, अगर उसमें कोई डिटेल है, कोई कैलकुलेशंस आपने की हैं, तो वो नोट नंबर 1 में है। तो द पर्सन हु वांट्स टू हैव द डिटेल, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली नोट नंबर 1 पे चला जाएगा और उसको वहाँ शेयर कैपिटल की पूरी कैलकुलेशंस मिल जाएंगी। इस तरह से आपको सारी एंट्रीज में अगर कहीं कैलकुलेशंस हैं तो वो आपको नोट्स में प्रिपेयर करनी होती है। एंड नो कैलकुलेशन टू बी डन इन दी बैलेंस शीट इटसेल्फ। Third column in the balance sheet says that you have to put all the figures of the current year at the end of the current year. अब दो अगर बैलेंस शीट अगर हम बना रहे हैं तो एक प्रीवियस ईयर की अगर बना रहे हैं और एक इस साल की अगर बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले कॉलम में आप जो एंट्रीज करेंगे वो फिगर्स एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग अकाउंटिंग ईयर दिखाएंगे, और लास्ट कॉलम में आप प्रीवियस ईयर की अमाउंट्स आप उसमें शो करेंगे। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो फर्स्ट जो हम बैलेंस शीट, जब आपको याद होगा कि जब हम टी फॉर्म में बनाते थे तो हम क्या करते थे, लेफ्ट साइड पे बैलेंस शीट के कैपिटल और लायबिलिटीज शो करते थे और राइट साइड पार्ट पे बैलेंस शीट के हम एसेट्स शो करते थे। वो हमारा टी फॉर्मेट बेसिकली जब हम यूज़ करते थे। अब जब कॉलम फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो विल स्टार्ट विद द शेयर कैपिटल, उसके बाद लायबिलिटीज और उसके बाद हम एसेट्स करेंगे। तो कैपिटल और लायबिलिटीज का सम टोटल शुड बी इक्वल्स टू द सम टोटल ऑफ एसेट्स। सबसे पहले हमारी बैलेंस शीट में एंट्री आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये मेन हेडिंग आपके लिए आती है और उसमें सब बाइफिकेशंस या सब हेडिंग्स आपके लिए उसमें होती हैं। तो मेन जो हेडिंग आती है वो सबसे पहले आती है, उसकी आप नंबरिंग करेंगे नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसकी एक सब हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड। जब भी आप बिजनेस की बात करेंगे तो यू मे बी हैविंग शेयर कैपिटल, आपके पास शेयर कैपिटल होगी तो वो सबसे पहले आपकी शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल की एंट्री आएगी। देन यू विल बी मेकिंग द एंट्री रिगार्डिंग ऑल द रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब देखिए, अगर शेयर कैपिटल में या रिजर्व्स में कोई भी एंट्री में कहीं कैलकुलेशन है तो आप यहाँ नहीं दिखाएंगे जैसे हम टी फॉर्मेट में करते थे। अब वो एंट्रीज कहाँ जाएंगी, वो एंट्री सारी जो कैलकुलेशंस होंगी, जो एडजस्टमेंट्स होंगी, वो सारी एडजस्टमेंट्स या सारी कैलकुलेशंस आप नोट्स में करेंगे। ठीक है, विल डिस्कस वन एग्जांपल, देन इट वुड बी मोर क्लियर टू यू ऑल। थर्ड एंट्री शेयर होल्डर्स फंड के ही अंडर में आती है। इफ यू केस इन केस यू हैव रिसीव्ड एनी मनी अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर वारंट्स हैं और उसके अगेंस्ट में अगर आपको पैसा मिलता है तो वो आपको सेपरेटली इसमें शो करना पड़ता है। सेकेंड एंट्री जो आपकी इक्विटी एंड कैपिटल में आती है, दैट इज रिलेटेड टू द शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर द अलॉटमेंट। अब कभी कभी क्या होता है कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए, शेयर्स जब इशू करते हैं तो हम एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे कॉल मनी, हम उस तरह से पैसा कॉल करते हैं शेयर होल्डर्स से। तो समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल दैट सम मनी अगेंस्ट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वो आपका पेंडिंग है। तो इंस्टेड ऑफ mentioning it in the share capital, उसमें एडजस्टमेंट नहीं आएगी। द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स the companies to mention the amount of share application money which is pending in the form of for allotment has to be shown in the balance sheet as a separate figure। वो आपको अलग से उसको मेंशन करना होता है। ये जो मैं आपसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ, ये जनरल फॉर्मेट है, ये आपको प्रिपेयर करनी है इसी के बेसिस पे, और जो जो आपको क्वेश्चन में सिचुएशंस के हिसाब से एंट्रीज होंगी वो आपको यहाँ पर शो करनी होगी। The third subheading under equity and liabilities is the non-current liabilities। अब आपने कैपिटल तो दिखा दी सारी की सारी, उसके बाद आप आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। व्हेन वी टॉक ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को हमने जो बाइफिकेशन की है वो किसमें की है, एक करंट लायबिलिटीज में और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी नॉन करंट लायबिलिटीज, वो लंबे टाइम के लिए है। जैसे डिबेंचर होल्डर्स आपके जो होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर आपकी हैं वो लंबे टाइम के लिए होंगे। Then the next item you have to mention, if any if it is there, then you have to mention the deferred tax liability। अब deferred tax liability क्या होती है ये मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ बाद में। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस अगर आपने बनाए हुए हैं, कोई भी अगर प्रोविजंस आपने क्रिएट की हैं जो कि आपके लंबे टाइम तक चलेंगे, तो वो आपके लॉन्ग टर्म अगर जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं दे विल बी सेपरेटली identified and written under the subheadings of non-current liabilities। Then we will come to the last part of liabilities, जो कि सारे के सारे करंट लायबिलिटीज होती हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग सबसे पहले आते हैं। उसके बाद ट्रेड पेबल्स जिसमें हम क्रेडिटर्स लिखते हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्रेडिटर्स वी हैव टू विल जस्ट राइट ट्रेड पेबल्स। उसके बाद बाकी जितनी भी करंट लायबिलिटीज होंगी और उसके लास्ट में आप इंक्लूड करेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आपने सारी कैपिटल की एंट्रीज दिखा दी,
मेन हेडिंग्स के साथ में और लायबिलिटीज़ की दिखा दी। इन सब का जो हम सब टोटल करेंगे, ये आपका जो टी फॉर्म में हम बैलेंस शीट बनाते थे शेयर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ का, यहाँ तक आपके लिए ये फॉर्मेट क्लियर हो गया है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द बैलेंस शीट। ये आपने पहला पार्ट बनाया जो हम टी फॉर्मेट में लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन हम जितना भी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ का दिखाते थे, जो हम एसेट्स का दिखाते थे वो इसके बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। नो टी फॉर्मेट इज देयर, उसके बाद आप एसेट्स से शुरू करेंगे। जैसे हमने लायबिलिटीज़ को सेग्रीगेट किया, क्लासीफाई किया है करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़, ऐसे ही हम एसेट्स जितने भी हमारे बिजनेस में होंगे, वी हैव टू क्लासीफाई ऑल दी एसेट्स बिटवीन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। तो पहले जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जैसे हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर हमने दिए हुए हैं तो वो सारे हमारे नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। तो यू नीड्स टू नो कि जो भी हमारा एसेट है वो किस कैटेगरी में आता है, वेदर इट्स अ करंट एसेट, वेदर इट इज़ नॉन करंट एसेट। आप जब क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो एसेट साइड पे एसेट्स के लिए आप सबसे पहले जो आप हेडिंग आपकी आती है, दैट इज you have to jot down, you have to write down all the entries, all the balances of non current assets, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स का। अब जब हम नॉन करंट एसेट्स की भी बात करेंगे तो उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे मैंने आपको बोला फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इफ यू हैव गिवन टू एनीवन, और फिर बाकी सारे नॉन करंट एसेट्स जो इनमें नहीं आएंगे और कुछ है तो वो उसमें चला जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स में भी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है, जिसमें आप सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब दिखाएंगे। उसके बाद वी जस्ट हैव द बैलेंसेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इन केस यू हैव वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल अगर कोई है तो आप वो दिखाएंगे। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है अभी, वो दिखाते हैं। फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और ये सब आप नॉन करंट एसेट्स शो कर देते हैं। नॉन करंट एसेट्स के बाद नंबर आता है करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में सबसे पहले हम करंट इन्वेस्टमेंट्स को शो करते हैं। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, उसके बाद इन्वेंट्रीज, जो आपके पास स्टॉक जो है वो उसकी एंट्री होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स के जो बैलेंसेस होते हैं वो आप यहाँ दिखाएंगे। इसके बाद जो फॉर्मेट कहता है आपको अमाउंट या बैलेंसेस दिखाना है कैश और कैश इक्विवेलेंट का, देन यू हैव टू शो द बैलेंसेस ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इफ गिवन, और फिर बाकी जो भी अगर कोई अदर एसेट करंट एसेट्स बच जाता है लास्ट में आपको वो दिखा के उसका टोटल करना है। तो शेयर कैपिटल वाला इक्विटी एंड लायबिलिटीज और इसका जो टोटल करेंगे, इसका टोटल और एसेट्स का टोटल आपका सेम आना चाहिए, जैसे कि हम टी फॉर्म में भी करते थे तो वेरीफाई हो जाता था क्योंकि टोटल आ गए सेम तो आपकी मैच कर जाती है। नाउ कमिंग टू दी फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते थे, अब इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है, नेम ऑफ द कंपनी आप लिखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, और इसका जो फॉर्मेट में आपके कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स बनते हैं। पहला आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, देन अगेन यू विल बी हैविंग द नोट नंबर, क्योंकि इसमें भी आपको कोई एडजस्टमेंट्स स्टेटमेंट में शो नहीं करनी है, इसमें सिर्फ नेट बैलेंसेस ही आपको शो करने होते हैं। एंड ईच एंड एवरी adjustment, each and every calculation is to be shown in your notes to बुक्स। जो आप बुक्स बना रहे हैं, दोनों बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी सारी कैलकुलेशंस नोट्स में आप करेंगे। तो नोट्स में जब भी आप जहाँ पे भी जिस पॉइंट पे भी आप कैलकुलेशन जिस एंट्री की करेंगे वो आपका नोट में उसके आगे नंबर आ जाएगा, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर द यूजर्स कि इसकी पूरी डिटेलिंग कौन से नोट में है, तो उसको सर्च नहीं करने पड़ेगा सारे नोट्स में, वो सीधा उसी पॉइंट पे जाएगा और उसमें डिटेल, उसमें जो रिक्वायरमेंट है इन्फॉर्मेशन की, ही कैन हैव दैट इन्फॉर्मेशन। जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करते हैं तो जब हम बेसिकली स्टेटमेंट बनाते ही क्यों हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते ही क्यों हैं। जब हम टी फॉर्म में बनाते थे तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती थी, अब यहाँ तो क्योंकि कॉलम है तो डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, व्हेन यू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ टी, तो एक डेबिट साइड होती थी और एक क्रेडिट साइड होती थी। डेबिट में आप क्या करते थे, एज पर रूल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्रेडिट में जब हम कैलकुलेशंस करते थे तो क्रेडिट में हमारी सबसे पहली एंट्री किसकी आती थी,
रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, जो हमारा सेल्स रेवेन्यू है, नेट सेल्स की अगर मैं बात करूँ, अगर इंडिविजुअल अमाउंट्स दिए हुए तो आप क्या करते थे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, ये आपकी स्टार्टिंग होती थी। और अगर डेबिट साइड की बात करूँ तो उसमें ओपनिंग स्टॉक या परचेजेस से हम इंक्रीज करते थे, तो नेट परचेजेस कैलकुलेट करते थे, अगर रिटर्न्स हैं तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी एंट्रीज हम डेबिट या क्रेडिट साइड पर दिखाते थे। When we prepare the profit and loss statement, बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। अब प्रॉफिट इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो कब होगा, जब मेरी इनकम ज़्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम होंगे तब प्रॉफिट होगा, एंड वाइस वर्सा मेरा फिर लॉस हो जाएगा। तो व्हेन वी प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन कॉलम फॉर्म, जो नया फॉर्मेट है उसके हिसाब से जब हम शुरू करेंगे उसको बनाना, तो सबसे पहले मैं कहाँ से शुरू करूँगी, प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहती हूँ, मेरा टारगेट तो प्रॉफिट अर्न करने का ही है, तो आई विल स्टार्ट विद दी सेल्स रेवेन्यू। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं उनसे मुझे कितना पैसा रेवेन्यू की फॉर्म में आ रहा है, एंड देन आई विल कंपेयर दैट रेवेन्यू फ्रॉम द एक्सपेंसेस, तब मुझे उसका प्रॉफिट की फिगर पता चलेगी। तो आई विल स्टार्ट विद द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो फर्स्ट हेडिंग in your statement of profits and loss will be revenue from operations. I'll discuss some of the important items you are just mentioning. I'm just mentioning in balance sheet format as well as in the format of statement of profit and loss. वो मैं अभी आपसे बाद में डिस्कस करूँगी डिटेल में कि किसकी एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ कैसे जाती है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री जाएगी, बैलेंसेस जाएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। उसके बाद उसके अलावा में जितनी भी इनकम होगी एक एक करके आप सारे के सारे वो एंट्रीज उसको ट्रांजेक्शन्स या बैलेंसेस उसमें शो करेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम में बेसिकली जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो बिजनेस आपका है, जो रूटीन वर्क आपका है जिससे आपको रेवेन्यू मिल रहा है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स, वो सारी एडजस्टमेंट्स, वो सारे अमाउंट आपके चले जाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, जिसमें सेल्स माना जाता है, और बाकी जितनी भी इनकम होगी वो आपकी अदर इनकम में चली जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ का, इन दोनों फिगर्स का आप जब टोटल करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द टोटल रेवेन्यू यू आर अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद उसको हम कंपेयर किससे करेंगे, एक्सपेंसेस से। एक्सपेंसेस में जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सपेंसेस किसके आएंगे, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसको मैं बेच रही हूँ, तो दैट विल बी द फोरमोस्ट transaction or the balance I would be requiring while transferring the balances of expenses. तो अब पहले उसके बाद मेरी आइटम क्या आई, नंबर 4 जो मैंने इसमें मार्किंग की हुई है, एंट्री आपकी आएगी एक्सपेंसेस से रिलेटेड। अब इसमें एक्सपेंसेस जो आप दिखाएंगे, एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या आया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए इसमें चेंजेस होते हैं, एक होता है मटेरियल परचेज और एक होता है मटेरियल कंज्यूम्ड। आई होप कि आपको मालूम है मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद आपने अगर कोई परचेजेस की हैं तो वो भी दिखा दिए। इन केस यू हैव चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, आपके स्टॉक में अगर कोई चेंजेस है तो वो दिखाया। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ स्टॉक, स्टॉक इन जनरल हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्टॉक या इन्वेंट्री रखी है, लेकिन स्टॉक की भी क्लासिफिकेशंस होती हैं एज यू मे ऑल बी अवेयर ऑफ। स्टॉक की जब हम बात करेंगे या इन्वेंट्री की बात करेंगे, इट मे हैव द बैलेंसेस ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आपके पास जो स्टॉक बना हुआ है जो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया हुआ है, एंड दैट इज रेडी विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू बी सोल्ड आउट इन द मार्केट। वो आपके पास पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में बेच सकते हो कभी भी। तो एक तो उसका स्टॉक हो सकता है ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस। एक होता है आपके पास रॉ मटेरियल, जो आप रॉ मटेरियल परचेज करके उसको यूज़ करके उसको कन्वर्ट करते हो फिनिश्ड गुड्स में। तो आपके जो इन्वेंट्रीज होती हैं, जो स्टॉक होते हैं, वो 3 स्टेजेस में आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। पहला है जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, यू मे हैव द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो उसमें अगर कोई चेंजेस हैं तो वो आपको यहाँ दिखाने हैं। दूसरा हो सकता है कि जब आपने रॉ मटेरियल को यूज़ करना शुरू किया लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना मेरा, तो वो कौन सी स्टेज पे है, वो सेकंड स्टेज पे है। इसका मतलब ना ही वो रॉ मटेरियल रह गया है और ना ही वो अभी कन्वर्ट हुआ है फुल्ली फिनिश्ड गुड्स में। तो बेसिकली वो क्या है, उस पर काम चल रहा है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये हो सकता है कि साल के शुरू में भी कोई प्रोसेस में काम चल रहा है और लास्ट में भी चल रहा है। तो यू मे हैव द ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया है और बिक गया है तो खत्म हो गया काम, आपके पास से चला गया और कैश या डेटर्स आपके पास आ गए होंगे। लेकिन अगर वो स्टॉक अभी बिका नहीं है तो जितना भी स्टॉक आपके पास फिनिश गुड्स की कन्वर्जन होने के बाद रखा हुआ है
till the time it is being sold, that will be the balance of finished goods you will be having in your organization. तो अगर इन तीनों तरीकों के किसी भी स्टॉक में कोई चेंजेस हो रहे हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग में अगर कोई डिफरेंस है, तो यू हैव टू मेंशन इन दी फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस अंडर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट की मैं बात करूँ, तो हम कुछ एंट्रीज एक्सपेंसेस की दिखाते थे, जिसमें हम बाइफिकेशन करते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे होते थे कैरेज इनवर्स है, वेजेस हैं, एक्साइज ड्यूटी अगर आपने दी है, कस्टम ड्यूटी अगर आपने दी है, तो ये सारे के सारे आप कहाँ दिखाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर मान लीजिए आपने कैरेज आउटवर्ड्स दिया है और आपने सैलरी दी हुई है, आपने रेंट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन की मैं इस टाइम पे बात नहीं करूँ, वो आगे अलग से कैटेगरी में है। अगर आपने और भी एक्सपेंसेस दिए तो वो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानकर पीएल में शो करते थे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नए फॉर्मेट के हिसाब से जो हम एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दे रहे हैं, आपकी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे आप उनको वेजेस की फॉर्म में दे रहे हैं, आप उनको सैलरी की फॉर्म में दे रहे हैं, और अगर आप उसको खाली वेजेस या सैलरी लिख रहे हैं, या वेजेस एंड सैलरी या सैलरी एंड वेजेस, या कोई और बेनिफिट अगर आप किसी भी फॉर्म में अपने एम्प्लॉय को देते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो वो आपका एक्सपेंस तो है, पीएल में भी जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंस है, तो वो किस हेडिंग में जाएगा? दैट विल बी कंसिडर्ड एज इन दी हेडिंग ऑफ सब हेडिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो जितने भी बेनिफिट्स किसी भी फॉर्म में आप एक्सपेंस कर रहे हैं टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयज़, उसके बेनिफिट के लिए अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए सब हेडिंग आपके लिए अलग से एक्सपेंसेस में बना दी गई है, जिसको कहा जाता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जैसे कभी कभी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दे देती है, तो वो शेयर्स दिए तो उनके बेनिफिट के लिए दिए, उनको पेमेंट करी है शेयर्स की फॉर्म में, तो वो अगर कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आप उसको अलग से ना दिखा के इसी में ही आप दिखाएंगे। देन यू हैव फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, और इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो बाकी सारे अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। Then the sum total of these all entries transactions will give you the total amount of expenses. अब देखिए फॉर्मेट में जो थर्ड पॉइंट है वो आपको क्या दे रहा था? टोटल रेवेन्यू दे रहा था। यहाँ फोर्थ पॉइंट में आपने कैलकुलेशंस किसकी करके दिखाई है? टोटल एक्सपेंसेस की। नाउ इफ आई कंपेयर दीज टू figures, these two amount which I have received from the preparation of statement, तो मुझे टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंसेस को मैं अगर कंपेयर कर दूंगी, तो आई विल बी गेटिंग दी फिगर ऑफ प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अभी मैंने टैक्स भी नहीं लगाया है, और ये सिर्फ रूटीन के जो मेरे खर्चे थे या इनकम थी जो मेरे ऑपरेटिंग के, वो मैंने इसमें दिखाकर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है कि इन जनरल एक्सेप्शनल अगर कोई आइटम है या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है और टैक्स लगाने से पहले मेरा प्रॉफिट कंपनी ने कितना अर्न किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेन पार्ट, विच इज़ जो मैंने अभी दो टर्म्स यूज़ की हैं, एक्सेप्शनल आइटम, और एक मैंने टर्म यूज़ की है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसको मैं आगे अभी डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, पहले ये फॉर्मेट मैं आपसे पूरा डिस्कस कर लूँ। एक्सेप्शनल अगर आइटम्स कुछ हैं तो वो आपके प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में से पहले आप एक्सेप्शनल आइटम्स की करेंगे, उसके बाद आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की करेंगे, तो आपको प्रॉफिट, अभी टैक्स नहीं डिडक्ट किया है मैंने, सिर्फ एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को शो किया है। उसके बाद में मेरे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें मैं टैक्स की एडजस्टमेंट्स करूंगी, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, देन आई विल बी गेटिंग द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। लास्ट में जब मेरे पास टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें से मैं टैक्स के एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके आई विल बी हैविंग दी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें जो मेरे पास लास्ट में प्रॉफिट बचता है। और अगर मुझे अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करनी है, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास फिगर आएगी, उसको अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो मेरी कंपनी में है उससे डिवाइड कर दूँगी, देन आई विल बी गेटिंग दी अर्निंग पर शेयर। होप कि बेसिक आपको जो इसका कॉन्सेप्ट था, फॉर्मेट था, वो आपको समझ में आ गया। डिटेल अब मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ, जो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, सारी तो नहीं करा पाऊँगी अभी आज, लेकिन जितने कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स मैं आपके साथ इसके डिस्कस कर लेती हूँ। अभी अगर किसी को कुछ क्वेश्चन कहीं पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, सो दैट आई वुड बी एबल टू आंसर योर क्वेरी।
Now coming to some items which I have discussed with you in the statement of profit and loss. अब ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी आप आइटम्स को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे, उसकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी, जितने भी आपके एंट्रीज होंगी, उनकी कैलकुलेशंस आप कहाँ करेंगे? नोट्स में, जो अकाउंट्स के साथ में आपके बनते हैं। तो बेसिकली जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो आपकी 3 चीज़ें बनेंगी, एक आपकी बैलेंस शीट बनेगी, एक आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, और उससे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए बनेंगे उसके नोट्स, जो कि सारी कैलकुलेशंस दिखाएंगे। जब मैंने आपसे अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? सबसे पहली आइटम क्या थी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंपनी के जिनके अकाउंट्स आप बना रहे हो उसका नेचर क्या है, क्योंकि उससे रेवेन्यू पे फ़र्क आएगा। अगर मैं कहती हूँ एक कंपनी है जो कि फाइनेंस कंपनी है, जिसका लेन देन पैसे से है, पैसा उधार देती है, लेती है, स्मॉल फाइनेंसिंग कंपनी है, या कोई भी NBFC है, वो अगर कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है तो उनके लिए जो रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? अब वो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज तो ऐसे दे नहीं रहे जिससे कि उसको बेचा, कोई प्रोडक्ट बना के और रेवेन्यू अर्न कर लिया। तो जो फाइनेंसिंग कंपनी होगी उसका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? किसी भी फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करके, उसके बदले में वो पैसा ले रहे हैं, कहीं से इंटरेस्ट की फॉर्म में उनको पैसा, ब्याज पे पैसा लगा दिया और पैसा उनको, क्योंकि उनका रूटीन का काम पैसे के लेने का। तो इन केस यू हैव अ फाइनेंस कंपनी, द रेवेन्यू you have earned from interest or revenue from the financial services, that will be the part of revenue from operations. लेकिन बाकी जितनी भी कंपनीज हैं जो कि फाइनेंस कंपनीज नहीं होती हैं, तो इसका मतलब वो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, कंज्यूमर्स को बेच रही हैं, कोई सर्विसेज दे रही हैं, उसके बदले में वो पैसा ले रही हैं। तो जब अगर कोई कंपनी, इफ इट इज़ द कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या चीज़ें आएंगी? आपने कुछ बेचा है ना, प्रोडक्ट या सर्विसेज दी हैं, तो नेट सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और नेट सेल ऑफ सर्विसेज। मैंने यहाँ पे जो टर्म यूज़ की है वो यूज़ की है नेट सेल और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इसका नेट का मतलब यहाँ पे जरा आप फोकस कर लीजिएगा जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अगर मैं सेल ऑफ प्रोडक्ट्स कर दूंगी तो आप ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा कि आप सेल्स रेवेन्यू सिर्फ दिखा दें, नेट सेल्स आपको दिखानी है। इसका मतलब इन केस देयर इज एनी रिटर्न्स, आपने कोई सर्विस या प्रोडक्ट दिया, 1 लाख रुपए का मान लीजिए आपने दिया, उसमें से 20,000 रुपए के आपके पास प्रोडक्ट वापस आ गए, तो नेट इम्पैक्ट कितना था? सिर्फ 80,000 रुपए। तो जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको कहाँ, या तो आप सीधा अमाउंट दिखाएंगे नेट सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, बट आपको क्या दिखाना है? सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट 1 लाख रुपीज़, नेट लेस सेल्स रिटर्न्स 20,000 रुपीज़, एंड द नेट अमाउंट विल बी योर 80,000 रुपीज़। तो यहाँ मैंने समराइज करके दिखाया हुआ है इसको, कंपनी के नेट सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नेट सेल्स ऑफ सर्विसेज से जो भी रेवेन्यू आएगा उसको आप दिखाएंगे। और बाकी अगर कोई भी ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब है जो रिकरिंग इन नेचर है, जो कंपनी का काम है, उस काम से रिलेटेड जो आपके रेवेन्यूज होंगे, दोज रेवेन्यूज विल बी ऑल्सो एडेड इन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जैसे हमने पहले एक सेशन में कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लोज जो होते हैं उसमें 3 तरीके की एक्टिविटीज़ से आपकी क्लासिफिकेशन मैंने कैश फ्लोज की बताई थी, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग। तो जो इनमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या इनकम होंगे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो जो इनकम होगी, जो रेवेन्यू होगी, वो सारे आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएंगे। इसमें से आप लेस करेंगे एक्साइज ड्यूटी एंड देन यू विल बी हैविंग द नेट फिगर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था आपसे स्टेटमेंट के टाइम पर, फॉर्मेट की डिस्कशन के टाइम पर, वो होता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में आपकी 3 सब हेडिंग्स होती हैं बेसिकली। एक होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक होती है अदर बोरिंग कॉस्ट, और दूसरे इसमें लास्ट में होती है एप्लीकेबल नेट गेन और लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स। तो इसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हैं फाइनेंस कॉस्ट में? अगर आपने कोई बैंक से बोरो किया हुआ अमाउंट, या आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, डिबेंचर्स हैं आपके कंपनी में, या आपने कोई लीज फाइनेंस कराई हुई है, टैक्स अथॉरिटीज़ को इंटरेस्ट अगर आपको देना है, तो इन पर अगर आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑफ बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये सारी की सारी आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में चली जाएंगी। इसके अलावा अगर लोन, आपने कोई लोन की जो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, आपने कोई लोन लेना था, उस पर प्रोसेसिंग चार्जेस अगर आपने दिए, या कोई गारंटी चार्जेस हैं, तो वो बोरोइंग कॉस्ट में, जैसे कई बार होता है कोई एसेट
इन जनरल आपको समझा रही हूँ, आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो आजकल कंपनीज फाइनेंस भी कर देती हैं। फाइनेंस करने के टाइम पे वो या आप कहीं से लोन ले रहे हैं तो उसके प्रोसेसिंग चार्जेस जो लगते हैं, तो अगर आप कुछ बोरो कर रहे हो उसके प्रोसेसिंग चार्जेस अगर आप दे रहे हो, तो अब मैं कंपनी की बात करती हूँ, कंपनी अगर कोई चीज़ बोरो कर रही है, फंड्स बोरो कर रही है और उस लोन ले रही है, तो उस पर अगर आपने प्रोसेसिंग फीस दी है या कोई गारंटी चार्जेस दिए हैं, तो वो आपके फाइनेंस कॉस्ट में, अदर बोरोइंग कॉस्ट के अंडर में ट्रांजेक्शन्स आती हैं। इसके अलावा इसमें जो तीसरा पार्ट है वो आपसे क्या कहता है कि जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स है उसका जो नेट गेन या लॉस है वो भी आपका फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। अब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बेच रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे हैं। डोमेस्टिक लेवल पे तो कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगी, लेकिन अगर आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, बाहर अगर आप उसका आपका बिजनेस चल रहा है, तो यू मे हैव दी ट्रांजेक्शन्स इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। आपको उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में मिल रहा है, INR नहीं मिल रहा है, फॉरेन करेंसी मिल रही है। जब फॉरेन करेंसी मिलती है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे अपनी करेंसी में एक्सचेंज रेट पे। तो जिस दिन आपने कोई भी ट्रांजेक्शन की है विच इन्वॉल्व्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो वो आप उसको कन्वर्ट करेंगे। जो आप कन्वर्जन करेंगे वो कब करेंगे, the date or the day on which you have transacted and you have any transaction which involves the foreign currency, उसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो वो जो कन्वर्जन रेट होगा that would be applicable for that particular date on which the transaction has been done। इसका मतलब मैंने अगर कल कोई एक ट्रांजेक्शन की थी, कल कोई प्रोडक्ट्स अपने कंपनी के बेचे थे और वो जो बेचे थे उसके बदले में जो मुझे पैसा मिला वो मुझे फॉरेन करेंसी के टर्म्स में पैसा मिला, ठीक है। अब मुझे उसको जब बिज़नेस में दिखाना है तो मुझे अपने बिज़नेस में, अपनी कंपनी में उसको मुझे INR में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। तो वो जो कन्वर्जन मैं करूँगी, जो कल ट्रांजेक्शन की थी, कल एक्सचेंज रेट में जो भी रेट होगा उसी रेट पर ही मुझे उसको कन्वर्ट करके अपने अकाउंट्स में शो करना होता है। तो जिस दिन आप कोई फॉरेन करेंसी आपको ट्रांजेक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, you have to get it exchanged on the rate which was there on that particular day, जिस दिन उसकी वो ट्रांजेक्शन आपने की है। तो जब आप एक्सचेंज करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको उस पर लॉस भी हो सकता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन आपने सेम डे उसी दिन जिस दिन की है उसी दिन के एक्सचेंज रेट पे जब आप कन्वर्ट करेंगे तो उस पर जो भी एक्सचेंजिंग के टाइम पर कोई भी अगर प्रॉफिट है या कोई नुकसान अगर आपने देखा है तो वो आपका फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती हैं अदर इनकम। अब अदर इनकम में कौन कौन सी आएंगी, एक आपने अभी तक आपने कौन कौन सी करी थी, रेवेन्यूज की करी थी ऑपरेटिंग से, उसके बाद आप फाइनेंस कॉस्ट में। अब तीसरी आती है आपके जो मेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है अदर इनकम का। अदर इनकम का क्या है, इंटरेस्ट इनकम। अब यहाँ पे मैं बात जब कर रही हूँ तो इंटरेस्ट इनकम सिर्फ तब आएगी जब वो फाइनेंस कंपनी नहीं है। अगर वो फाइनेंस कंपनी होती तो वो इंटरेस्ट से जो पैसा आ रहा है वो अदर इनकम में नहीं आता, वो कहाँ चला जाता, ऑपरेटिंग में। क्योंकि अगर वो फाइनेंस कंपनी होती तो उसका काम ही पैसे के लेन देन का था, उसको जो पैसा आएगा इंटरेस्ट की फॉर्म में जो पैसा आएगा वो ऑपरेटिंग है, क्योंकि रिकरिंग है, उसका बिजनेस ही वही है। तो इन केस इट इज ए फाइनेंस कंपनी, इंटरेस्ट इनकम वुड नॉट बी अंडर इन अदर इनकम, इट वुड बी फ्रॉम रेवेन्यू, वो वहाँ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अदर इनकम में बात कर रही हूँ इंटरेस्ट इनकम की, ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए है जो फाइनेंस कंपनी नहीं है। देन यू मे हैव डिविडेंड इनकम, यू हैव अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। उसके पहले आपके अगर आपने मान लीजिए कोई आपने इन्वेस्टमेंट बेची है तो उस पर हो सकता है आपको गेन हुआ हो सकता है आपने लॉस इनकर किया। तो वट एवर द केस में भी वो आपको या तो ऐड करना है, इनकम अगर हुई है तो गेन अगर है, और अगर लॉस आपने बेयर किया है तो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम अदर इनकम, वो माइनस में आ जाएगी, ब्रैकेट में आ जाएगी जैसे हम लिखते हैं आजकल। तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेची है और उस पर प्रॉफिट या लॉस है तो वो भी आपका अदर इनकम के हेडिंग्स में आता है। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम की जब हम बात करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग में आप क्या करेंगे, रेंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ट्रांसफर फी है, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी है। इसके अलावा में एक होती है प्रायर पीरियड इनकम। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आगे अभी आपसे डिस्कस करूँगी डिटेल में, बट अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अदर इनकम की अगर मैं बात करूँ तो इट मे हैव यू मे द कंपनी में हैव प्रायर पीरियड इनकम। प्रायर पीरियड इनकम भी हो सकती है और पेमेंट भी हो सकती है। आई विल जस्ट डिस्कस इट लेटर।
एक्सपेंसेस की इसकी एक अगली इसमें हेडिंग एक आपकी आती है एक्सपेंसेस की, जिसमें आप इन्वेंट्रीज का सारा का सारा डेटा आप दिखा रहे हैं स्टॉक से रिलेटेड, जो मैंने आपसे स्टेटमेंट के टाइम पे भी डिस्कशन की थी फॉर्मेट डिस्कस करने के टाइम पर। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या दिखाया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो ऐसा मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें क्या था, कॉस्ट ऑफ एक होती है मटेरियल परचेज्ड और एक होती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आपने क्या चीज़ लेनी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो आप क्या करेंगे, इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा अगर आपने कोई और परचेजेस किए हैं तो वो भी आपके आ जाएंगे। अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड का नेट परचेजेस आपके पास आ जाएगा। फिर इसमें आप दिखाएंगे फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक इन ट्रेड जो है उनके चेंजेस इन्वेंट्रीज में अगर किसी भी तरीके से होते हैं। तो ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये 3 तरीके से आपके पास इन्वेंट्रीज हो सकती हैं। तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकती हैं। वो जैसे भी सिचुएशन होगी वो आप उसके हिसाब से उसमें चेंजेस आप शो करेंगे। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग आपके लिए आती है वो आपके लिए आती है एक मेन इम्पॉर्टेंट ऑप्शन विच इज़ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर चुकी थी कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आपको वो सारे एक्सपेंसेस आपको शो करने हैं जो कि आप एम्प्लॉयज़ को देते हैं। जैसे सैलरीज आप दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते थे तो आपने ये देखा होगा कि कभी सिर्फ सैलरी लिखा है, कभी सिर्फ वेजेस लिखा है, या इट कैन बी सैलरी एंड वेजेस और वेजेस एंड सैलरीज। इन जनरल आप क्या करते थे, जब हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते थे फाइनल अकाउंट्स में, तो वेजेस अगर लिखा है तो हम कहाँ शो करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मानते थे। और सैलरीज अगर लिखा हुआ है या सैलरी एंड वेजेस है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते थे। अब यहाँ आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम सीधा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें कहीं हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की सेग्रीगेशन नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन करनी है कि वो किस हेडिंग में जाएगा, किस कैटेगरी में जाएगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेग्रीगेटिंग इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ को आपने बेनिफिट्स दिए हैं, पेमेंट आपने करी है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके चले जाते हैं एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में। लाइक यू हैव सैलरी, यू हैव वेजेस, इन केस यू हैव you have done any payment for the staff welfare expenses, आपका वो चला जाएगा। कंपनी अगर प्रोविडेंट फंड क्रिएट करती है, ग्रेचुटी फंड अगर क्रिएट किया हुआ है कंपनी ने बनाती है और उसमें कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करती है कंपनी, जब प्रोविडेंट फंड की या ग्रेचुटी फंड की बात करती है तो कंपनी उसमें पैसे आपके नाम पे, आपके अकाउंट में, आपके फंड में पैसे जो कंट्रीब्यूशन के देती है, तो वो भी बेसिकली एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट है। तो वो कहाँ चला जाएगा, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड एक्सेट्रा। जैसा मैं आपको पहले भी एक बार अभी बता चुकी हूँ कि अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक दे देती है, शेयर्स दे देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ईसॉप कहते हैं। और एक एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी की एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। तो ये दो तरीके से कंपनीज अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को शेयर्स या स्टॉक दे देती हैं। तो वो अगर कोई एक्सपेंस उस फॉर्म में किया है तो वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ही माना जाएगा, और उसी हेडिंग में इसको भी आप क्लासीफाई करके मेंशन करेंगे। तो एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ईसॉप और ईएसपीपी अगर है तो वो भी आपका इसमें चला जाएगा। उसके अलावा हमें डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन अगर दी जाती है तो वो भी आपके एम्प्लॉयज़ बेनिफिट में माना जाता है और उसी कैटेगरी में आप उसको दिखाएंगे। अब आप आते हैं बाकी के जो एक्सपेंसेस आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, कंपनी में जो होते हैं, वो सारे के सारे आप क्लासीफाई कर देंगे और रिकॉर्ड कर देंगे अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में, जिसमें कि जो मैं वैसे होते बहुत सारे हैं, आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल है, उसमें आपकी सारी डिटेल्स फॉर्मेट की और एक एक आइटम की डिटेलिंग आपको दी हुई है। मैं यहाँ फ़िलहाल सिर्फ जो आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, बाकी आप सारा डिटेल अपने स्टडी मटेरियल में पढ़ सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस में जो मेन आइटम्स जो जनरली हमें मिल जाती हैं क्वेश्चंस में या होती हैं, वो कौन सी होती हैं, पावर एंड फ्यूल, रेंट, डिस्काउंट अलाउड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स। अब देखिए जो हम पहले कंपनी अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स में बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट अलग अलग बनाते थे, तो हम क्या करते थे, कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड्स अलग अलग जगह दिखाते थे। कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है, कैरेज इनवर्ड वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है जो आपने रॉ मटेरियल परचेज करने के टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन पे पे किया होता है।
और कैरेज आउटवर्ड वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है जो कंपनी पे करती है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो दोनों में फर्क है, एक में आपने परचेज किया रॉ मटेरियल और एक में आपने फिनिश्ड गुड्स को बेचा। तो कैरेज इनवर्ड्स हम कहाँ ट्रीट करते थे? डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे, और कैरेज आउटवर्ड्स हमारा इनडायरेक्ट माना जाता था और हम उसको दिखाते थे पीएल एंड अकाउंट में, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था। अब जब आप कंपनी अकाउंट्स में नए फॉर्मेट पे आप बनाएंगे तो कैरेज इनवर्ड्स दिखाएंगे तो अलग ही दोनों, कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड, लेकिन वो सेम ही हेडिंग में अदर एक्सपेंसेस में इकट्ठा चला जाता है, कैरेज इनवर्ड्स में और कैरेज आउटवर्ड्स में। बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस, general expenses, sundry expenses, office expenses, selling expenses, director fee, in case you have sold any asset, आपने कोई एसेट बेचा है तो उस पर अगर लॉस इनकर किया है तो वो पीएल के डेबिट साइड पे आता था, तो वो भी आपकी अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। इन केस यू हैव चैरिटी एंड डोनेशंस, दैट आल्सो बी इन दी अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं। अगर प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस हैं, पहले मैंने आपसे टर्म यूज़ करके कहा था प्रायर पीरियड इनकम, वो अदर इनकम में था, और यहाँ पे प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस आ गए जो अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके अदर एक्सपेंसेस में टर्म्स आ जाती हैं। इसके अलावा और भी लिस्ट है बहुत लंबी, कोई भी एक्सपेंसेस अगर होगा तो इसमें जाएगा, विच यू ऑल कैन हैव अ लुक व्हाइल जस्ट गोइंग थ्रू योर स्टडी मटेरियल। इसके बाद जब मैंने आपसे डिस्कशन किया था अभी, तो हमने एक टर्म यूज़ की थी एक्सेप्शनल आइटम्स। जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमने डिस्कस किया था तो उसमें आपके पास दो टर्म्स मैंने यूज़ की थी। प्रॉफिट जब हमने कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, ये एक फिगर आई थी हमारे पास। और उसके बाद हमने क्या किया था, उसमें से सबसे पहले एक्सेप्शनल आइटम्स माइनस किए थे, फिर हमने एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट करके दिखाया था और फिर टैक्स किया था। देन हमारे पास we have the figure of net profit. Now what are the exceptional items? Coming to this point, एक्सेप्शनल आइटम्स का मतलब है कि अभी तक जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन्स करके दिखाई थी, जितनी भी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की थी, वो रूटीन वाली थी, उसमें कोई चेंजेस, रूटीन में रेकरिंग जो होते हैं वो बेसिकली आपके सारे के सारे एंट्रीज आप दिखा चुके हैं। एक्सेप्शनल आइटम्स का मतलब है जो कभी कभी होती हैं या वंस इन अ वाइल, या कुछ स्पेशल तो है कंपनी के लिए लेकिन रेकरिंग इन नेचर नॉर्मली वो नहीं होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, द आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इससे क्या है, एक्सेप्शनल आइटम से आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा कि क्या वो इनकम है कि क्या है। ठीक है, इट कैन बी आइटम्स ऑफ इनकम, इट कैन बी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर्स विद इन प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। है वो ऑर्डिनरी ही आपके लिए, लेकिन उसका जो साइज है, उसका जो नेचर है, वो इस तरह का है कि कंपनी के लिए ये ज़रूरी हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है कि कंपनी उसकी परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंसेस को शो करने के टाइम पे इसकी एक्सप्लेनेशन अलग से शो करे। सिग्निफिकेंट होती हैं ये जो आइटम्स एक्सेप्शनल आइटम्स में आती हैं, इसका साइज़ या नेचर ऐसा होता है कि वो कंपनी के लिए ज़रूरी होता है उसको अलग से डिस्क्लोज करना। जैसे कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, कंपनी की जो कैपिटल है, कंपनी का जो वर्किंग सिनेरियो था कैपिटल के फॉर्म में, उसमें आपने चेंजेस कर दिए, रिस्ट्रक्चरिंग कर दी, आपने कोई फिक्स उसमें आपने कॉस्ट लगाई होगी, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, अगर आपने कॉस्ट बियर की है एट द टाइम ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनी, तो कंपनी नॉर्मली रिस्ट्रक्चरिंग पे नहीं जाती है, वो कंपनी का रूटीन का काम नहीं है। तो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इसका मतलब उसकी ज़रूरत थी तभी कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग करी है। देयर मस्ट बी अ वैलिड रीज़न दैट द कंपनी इज गोइंग फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। अब जब रिस्ट्रक्चरिंग कराएगी तो कंपनी उस पर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी बियर करेगी, उसके खर्चे भी उसको उठाने पड़ेंगे। तो क्योंकि उसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो वो खर्चे कंपनी बेयर कर रही है, उसका साइज़ या उसका नेचर ऐसा है कि वो कंपनी को अलग से दिखाना ज़रूरी है, वो रूटीन का काम बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए वो एक्सेप्शनल आइटम्स में आएगा, क्योंकि वो हर बार नहीं आएगा, ऑन एंड ऑफ कभी आएगा जब उसकी ज़रूरत एक्चुअली में थी कंपनी को। तो कंपनी ने, अगर मान लीजिए फिक्स एसेट्स की मैं बात करूँ, सेकेंड आइटम जो है डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कंपनी क्यों परचेज कर रही है, कंपनी में काम करने के लिए। तो कभी भी कंपनी फिक्स एसेट्स परचेज करेगी तो ये नहीं सोचेगी कि मैंने आज परचेज कर लिया और कल मैं उसको बेच रही हूँ, तो कंपनी उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करती रहेगी जब तक कि उसकी यूजफुल लाइफ है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही कि फिक्स एसेट की कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन कंपनी उसका रूटीन में काम नहीं करती है, लिया और बेचती है, कंपनी उसको यूजफुल लाइफ तक उसको यूज़ करती है। बट समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल कि कंपनी ने कोई फिक्स एसेट परचेज किया और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो जब भी कंपनी
डिस्पोज ऑफ करती है फिक्स्ड एसेट्स को, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होगी, तो वो आपकी कहाँ चली जाएगी, दैट वुड बी ट्रीटेड एज द एक्सेप्शनल आइटम कि मैंने ये अपना ये फिक्स्ड एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की होती है, कि इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, या तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। तो एक आपके लिए करंट एसेट है, एक आपके लिए नॉन करंट एसेट है। तो करंट एसेट तो आपका यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर आपका नॉन करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आपने लंबे टाइम के लिए की थी लेकिन आपने उसको भी ख़त्म कर दिया, तो वो भी सिग्निफिकेंट है कंपनी के लिए कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ख़त्म क्यों की, डिस्पोज ऑफ क्यों की। तो उसका नेचर ऐसा है कि कंपनी के लिए, क्योंकि इस तरह की ट्रांजेक्शन्स, इस तरह के काम रेगुलर में नहीं होते हैं, तो इट बिकम्स necessary, it is better that the company discloses such kind of transactions under separate headings, exceptional items. तो अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज कंपनी में आ रहा है, तो एक्सेप्शनल आइटम्स में अगर है, तो जिसको भी ज़रूरत होगी वो सिर्फ उतना ही पॉइंट देखेगा और उससे पता चल जाएगा कि कंपनी में एक वास्ट चेंज किस वजह से आया। देयर में बी द कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, इट मे बी पॉसिबल कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिए। सिमिलरली एक होता है लीगल सेटलमेंट, आपने कोई लीगल सेटलमेंट कहीं किसी से कर ली है, किसी तरह से कोई एग्रीमेंट बनाकर, तो वो भी रूटीन में नहीं होता है, आपका एक्सेप्शनल आइटम होती है, रूटीन में ना होके वो रेयर होगी। तो वो अगर कोई लीगल सेटलमेंट थी, या आपने कोई प्रोविजंस को रिवर्स कर दिया है, आपने इन्वेंट्रीज को राइट ऑफ कर दिया है, तो ये आपके एक्सेप्शनल जो आइटम्स हैं वो आपके एक्सेप्शनल आइटम्स की हेडिंग्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं, विच आर सिग्निफिकेंट फॉर द कंपनी बेसिकली, अगर मैं इसको सिंपल उसमें करूँ। इसके बाद आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब एक्सेप्शनल आइटम्स में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में क्या है, एक्सेप्शनल आइटम्स हैं जो कंपनी रूटीन में काम नहीं कर रही है, लेकिन कोई ना कोई आपने फिर भी काम किया है जो एक्सेप्शनल था, कंपनी कर सकती थी, एक्सपेक्टेड तो है वो। अगर कंपनी, ऐसा नहीं कि कंपनी कर नहीं सकती, एसेट अगर मैंने परचेज किया है इस असम्पशन पे उसको यूजफुल लाइफ तक यूज़ करूँगी, तो कोई मेरे लिए मैंडेटरी नहीं कि मैं उसको बेच ही नहीं सकती। तो कंपनी बेचती नहीं है, वो एक पॉलिसी है या एक यूजेज की बात है कि मैंने पैसा लगाया है इस एसेट में और मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, जब तक मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ, आई एम नॉट सेलिंग इट। लेकिन अगर उसको बेच दिया तो वो अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा किसी के लिए भी, बेच दिया तो ठीक है, उसका मैंने एक्सेप्शनल आइटम्स में दिखा दिया। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में आते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ज़्यादातर वो चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपेक्टेशंस में भी नहीं रखते हैं। जैसे अब जैसे जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं टी फॉर्म में, तो उसमें आपके पास एंट्रीज होती थी, आपने इंश्योरेंस, आपके स्टॉक में आग लग गई, बिल्डिंग में आग लग गई, आपने इंश्योरेंस क्लेम लिया हुआ था, उससे आपको पैसा मिल गया, आप कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई तो उससे आपने लॉस बियर किया। तो ये जब अनएक्सपेक्टेड जो एबनॉर्मल लॉसेस जो बेसिकली होते हैं, इस तरह के, इट कैन बी एन एबनॉर्मल गेन ऑल्सो, तो जो इस तरह के नेचर से रेगुलर नेचर में नहीं है कंपनी के, अगर इस तरह की किसी एक्टिविटी से आपको कोई गेन, इनकम या एक्सपेंस या लॉस हो रहा है, तो वो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में आता है। जैसे इन केस यू हैव सम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कि कोई प्रॉपर्टी से कोई अटैचमेंट थी और वो आपकी डैमेज हो गई, आपका नुकसान हो गया, अर्थक्वेक आया और उससे आपको बिजनेस में नुकसान हो गया, तो ये तो आपके लिए एक्सपेंडिचर्स हो गए। आपने इंश्योरेंस क्लेम लिया और उससे आपको फ़ायदा हो गया, तो वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आप इंश्योरेंस क्लेम कब करोगे, जब अनएक्सपेक्टेड लॉस था आपके लिए, मतलब अनएक्सपेक्टेड मीन्स कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, इंश्योरेंस करा रखा था, लेकिन कंपनी कोई नहीं चाहती कि मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना पड़े। एक आप सिर्फ एक अनफोर्सीन लॉस को, एक नुकसान को आप बचाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लेते हो, लेकिन चाहता कोई नहीं है कि वो क्लेम करना पड़े। लेकिन अगर आपको वो क्लेम करना पड़ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आइटम्स में। आपने सेल्फ इंश्योरेंस रिजर्व था वो राइट बैक कर दिया। तो दीज आर सम ऑफ द एंट्रीज यू हैव टू इंक्लूड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किया है कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है। जस्ट लेट मी जस्ट फिनिश माय क्लास, उसमें क्योंकि मैंने डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट अभी आपके साथ डिस्कस किया नहीं है, मैं उसके बाद आपको इसको सॉल्व करूँगी। चलिए, नाउ लेट्स कंटिन्यू। प्रायर पीरियड आइटम्स, मैंने आपको प्रायर पीरियड इनकम और एक्सपेंसेस की बात की थी। अदर एक्सपेंसेस में अगर हम बात कर रहे थे तो प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस थे, और अदर इनकम में प्रायर पीरियड इनकम्स थी। अब ये प्रायर पीरियड इनकम या एक्सपेंडिचर्स होती क्या है। मान लीजिए आप अकाउंट्स बना रहे हैं 2016-17 के, तो जितने भी एंट्रीज रिलेटेड होंगी 2016-17 की, वो आप एडजस्टमेंट्स यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए कंपनी ने, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं
उनको अलाउंसेस भी देती है कंपनी, तो उसमें एक अलाउंस है डियरनेस अलाउंस का, डीए जिसको हम जनरली कहते हैं। कंपनी ये अनाउंस कर देती है ड्यूरिंग 2016 एंड 17 दैट जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम जो पहले, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दी रॉ फिगर्स, पहले कंपनी मान लीजिए डीए देती थी 10% पर। अब कंपनी 2016 में 16-17 के टाइम पर कंपनी ये अनाउंस करती है कि विद अफेक्ट फ्रॉम 2014-15 हम लोग जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका डीए बढ़ा कर देंगे। इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 10% विल जस्ट गिव द डीए एट अ रेट ऑफ लेट्स से 12%। तो मैंने 2% इंक्रीज कर दिया डीए में विद अफेक्ट फ्रॉम 2014। अब आप क्या करेंगे, इसमें क्या क्या आप अकाउंट्स जब बना रहे हैं, जो करंट ईयर चल रहा है वो आपका चल रहा है 2016 और 17। कंपनी ने जो इंक्रीज किया डीए में 2% से, वो कब से किया, 2014 से, विद इफेक्ट ऑफ 14-15। तो इसका मतलब 14-15, 15-16 ये 2 साल का आपका एरियर्स क्रिएट हो जाएगा। अगर कंपनी दे रही है तो वो उनके लिए एक्सपेंसेस हो गए, और जिनको मिलेगा उनके लिए एसेट हो जाएगा। तो कंपनी के लिए इट वुड बी अ लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर है, और जो जिनको मिलेगा उनके लिए वो एसेट हो जाएगा। कंपनी ने वो पेमेंट कब से करी, 2016-17 में। तो जब 2016-17 में एक्चुअल जब 16-17 का आप डीए दोगे तो दैट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 12%। लेकिन क्योंकि उसका इम्पैक्ट मैं कब से दिखा रही हूँ, 14-15 से, तो 2 साल पहले से मैं अगर उसका इम्पैक्ट दिखा रही हूँ तो वो 2 साल का कुछ तो अमाउंट होगा जो कंपनी देती है, अगर तभी दे देती तो 2014-15 और 15-16 का जो भी कैलकुलेशंस करके डीए का अमाउंट आएगा वो क्या आएगा अमाउंट, मान लीजिए टोटल में 1 लाख रुपये आ गया, 50-50 हज़ार दोनों साल के मान लीजिए, तो क्या होगा, वो 50-50 हज़ार दोनों साल के ईच ईयर 50,000 रुपीज़ वो कंपनी को किसको पे करने, अपने एम्प्लॉयज़ को पे करने थे। अब कंपनी अकाउंट्स बना रही है 2016-17 के, जब मैं अकाउंट्स बनाती हूँ तो मैं इसे इसी साल के दिखाऊंगी 16-17 के, बाकी मेरी या तो मैंने पे कर दिया या मैं पे करूँगी, तो जो 1 लाख रुपये मेरे एडिशनल मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई जो मुझे पिछले 2 सालों के देने हैं। अब ये क्या मतलब है कि जो पिछले 2 सालों का जो अमाउंट है वो कंपनी के लिए क्या आएगी, प्रायर पीरियड आइटम्स। इट कैन बी अ गेन, इट कैन बी एन इनकम, इट कैन बी एन एक्सपेंडिचर। इससे क्या करेंगे आप, जो अब मैंने अगर डीए का एग्जांपल लिया तो क्या है, कंपनी के लिए ये प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर बन गया कि मुझे पिछले 2 साल में भी पैसा देना चाहिए था, मैंने जो अनाउंस किया उसके हिसाब से तभी देती। तो ये जब मैं अकाउंट्स अगर रिकॉर्ड करती तो 14-15 और 15-16 में करती, जो कि अब मैं एंट्री कहाँ कर रही हूँ, 16-17 के अकाउंट्स में, क्योंकि मुझे शो तो करना पड़ेगा। लेकिन वो हैं कब के, वो हैं 14-15 और 15-16 की। तो ये जो मेरी ट्रांजेक्शन्स हैं दोनों, ये मेरे कहाँ की आएंगी, दिस इज द प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी। तो जितनी भी करंट इसका आप क्या करेंगे, एनी इनकम और एक्सपेंडिचर अराइजिंग इन द करंट पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और omission इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वन और मोर पीरियड। अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो पहले आप बना चुके हो उसमें कोई एरर था, हो सकता है एरर हो जो आपने बाद में देखा, या कोई omission था, या कोई और चेंजेस अगर आपने किसी तरीके के किए हैं और उससे करंट ईयर में कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर अराइज होती है जो कि एक्चुअली पहले की थी लेकिन अराइज आपने करके दिखाई है करंट ईयर में, तो वो सारी की सारी आइटम्स आपकी चली जाती हैं प्रायर पीरियड आइटम्स में, रिस्पेक्टिवली इनकम या एक्सपेंडिचर। तो उसके लिए आप जर्नल एंट्री अगर आप मैं बात करूँ तो आप क्या करेंगे, वो आप दिखाएंगे मेरे लिए एक्सपेंसेस था, अगर मैं डी वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूँ तो दैट अमाउंट जो मुझे 14-15 और 15-16 का देना है वो मेरे लिए लायबिलिटी एक्सपेंडिचर है, तो मैं उसको कैसे शो करूँगी, पीएलएन में तो मुझे दिखाना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू इज, एक्सपेंडिचर अगर है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर, इन केस इट इज़ एन इनकम तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में वो क्रेडिट हो जाएगी, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रायर पीरियड इनकम अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रायर पीरियड आइटम्स में वो ट्रांजेक्शन्स या वो आइटम्स आती हैं करंट ईयर में आप दिखा ज़रूर रहे हो लेकिन वो पीछे के किसी टाइम पीरियड के प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम के अकाउंट्स में होनी चाहिए थी लेकिन आप दिखा अब रहे हो। ठीक है, अब आ जाइए डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स में। इस एक और मेन आइटम डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि
कंपनी के पास प्रॉफिट की फिगर है और उसको वो डिस्पोज ऑफ कर रही है। तो जब हम ये पढ़ भी चुके हैं हम पहले बाकी और चैप्टर्स में, तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स क्या मतलब है कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो सकती है? द कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट द कंपनी इज अर्निंग इन द वे ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड दे सकती है। इट कैन ट्रांसफर दी प्रॉफिट अमाउंट्स टू वेरियस रिजर्व्स, हम अलग अलग रिजर्व्स बनाते हैं जिसमें हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपना रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन बी जनरल रिजर्व, इट कैन बी एनी सम स्टैट्यूटरी रिजर्व और पर्टिकुलर कोई रिजर्व हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ में हम चाहें तो हम डिविडेंड के अलावा में अगर हम चाहें तो शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। तो अगर हम बोनस इशू करते हैं, बोनस शेयर्स देते हैं, तो वो कहाँ से आता है पैसा? वो भी हम प्रॉफिट्स में से ही पैसा निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब हमारे पास इस तरह का डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स की ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से जो हम पहले बनाते थे वो बनाने की अब ज़रूरत नहीं होती है। देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर सेपरेट अप्रोप्रिएशन अकाउंट to disclose all the entries related to disposal of profits. What we'll do is जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट की जब एंट्रीज हम नोट्स में जब कैलकुलेशंस करेंगे, डिटेल जब उसमें शो करेंगे, तो बैलेंस शीट में हमारे पास दो ही मेन आइटम्स थी, एक थी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ और उसमें आपके इक्विटीज़ के बाद में एक आपकी सब हेडिंग थी रिजर्व्स एंड सरप्लस की। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस की जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो जो भी डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स का जो भी पैसा है वो रिजर्व्स में से ही निकल के आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पे कर रहे हो। तो वो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट के जब आप नोट्स बनाओगे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स में ही आपकी उसकी सारी डिटेल्स चली जाएंगी एंड देयर इज नो नीड्स टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट सेपरेटली। अब आ जाइए रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो हम बैलेंस शीट्स देख रहे हैं या जो हमारे पास बैलेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए होंगे उसके हिसाब से ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होगा या आप कैलकुलेशंस करोगे। तो विल फर्स्ट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो रिजर्व्स का है वो प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, उसमें हम प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर उसमें ऐड कर देते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसमें से हम सारे के सारे अप्रोप्रिएशंस या पेमेंट्स जो हम कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हम डिडक्ट कर देंगे। तो उसमें अप्रोप्रिएशंस में आपके पास क्या आता है, द नेट प्रॉफिट फिगर यू आर हैविंग इन द कंपनी, इट मे बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इट मे बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अगर इक्विटी शेयर्स का बायबैक है, आपने जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको आप रिडम्पशन दिखा सकते हैं। आप इसमें प्रपोज डिविडेंड जो दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को, या आप कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे रहे हैं। अब इसमें जो पहले की जितनी भी टर्म्स थी वो सब आपने पढ़ी हुई हैं अच्छे से। आई होप कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी पढ़ा है, लेकिन वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स क्या है, जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उस पर वो का क्या है, शेयर होल्डर्स को पैसा दे रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स के लिए तो बेसिकली इनकम हो गई और आपके लिए एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन वो जो इनकम है उस पर शेयर होल्डर्स के लिए जो इनकम थी उस पर शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं करनी होती है टैक्स की। जो डिविडेंड कंपनी देती है उस पर कंपनी को डिविडेंड टैक्स पे करना होता है, डिविडेंड पे टैक्स देना होता है, विच इज़ नोन एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अभी करंट ईयर का जो आपका टैक्स रेट था इसका, दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ योर अदर सेस एंड एजुकेशनल सेस एंड सरचार्ज, वो सब मिलाकर आपके पास था ये 20.56 जो मैंने मेंशन भी किया हुआ है। हालांकि जो अभी करंट बजट आया है, करंट बजट के हिसाब से इसको विड्रॉ कर लिया गया है। ठीक है, ये सब आप जब एडजस्टमेंट्स करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो ये जितने भी आपने एडजस्टमेंट्स की हैं, कैलकुलेशंस की हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट लेस अप्रोप्रिएशंस जो भी आपने दिखाया और क्लोजिंग बैलेंस, ये सारी की सारी कैलकुलेशंस कहाँ जाएंगी, किसी एक नोट में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, नोट्स टू बुक्स में। ठीक है, और जो आपका बैलेंस शीट में आप जब शो करेंगे, बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो उसमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस ही शो होगा। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट ये है कि जो आप रिजर्व्स की सरप्लस जनरल रिजर्व की बात करते हैं तो जनरल रिजर्व के लिए कंपनी की तरफ से कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि वो जनरल रिजर्व में पैसा डालें ही डालें, वो कंपनी की अपनी मर्जी होती है कि वो डाल रहे हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती है कि इफ़ यू क्रिएट जनरल रिजर्व and you transfer some amount of profit every year to your general reserve, you may be able to meet your contingent liabilities if they appear in any time during the working of the
ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कमिंग टू द कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो टैक्स है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये क्या टैक्स है? ये टैक्स है डिविडेंड जो कंपनी पे करती है उस पर, जो कि चार्जेबल है ऑन डिविडेंड, चाहे वो इंटरिम, फाइनल है, इक्विटी शेयर्स का है, प्रेफरेंस शेयर्स का है, प्रपोज्ड है और पेड आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट का या क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। जो कंपनी डिविडेंड देती है उस पर जो टैक्स कंपनी पे करेगी दैट इज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, जब आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होगा, इट हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ द सेम फाइनेंशियल ईयर इवन दो द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी मे अराइज इन डिफरेंट ईयर। जैसे आप टैक्स का दिखाते हैं ऐसे ही डिविडेंड जिस टाइम पे भी दिया है, जिस ईयर में दिया है, उसी ईयर की अकाउंट्स जब आप बनाएंगे तो उसी में ही कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को आप शो करेंगे कि मेरी ये लायबिलिटी इतनी बनती है, चाहे मैं इसको एक्चुअली में जो पेमेंट कर रही हूँ वो मैं चाहे बाद में कर रही हूँ। अब आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। एक आप लोगों के पास एडजस्टमेंट्स होती हैं प्रोविजन फॉर टैक्स में। जनरली जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में रेट मेंशन होगा। ज़्यादातर कंपनीज 35% पे चार्ज करके दिखा देती है, बट इट मे बी गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज़ जनरली गिवन इन द क्वेश्चन व्हेन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन में पढ़ लें कि उसमें आपको कितना रेट दिया हुआ है। इसमें आपके दो ट्रांजेक्शन होती हैं, एक होती है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम। अगर आपके कोई भी इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम है तो उस पर आपकी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो पहले से ही कट जाता है टैक्स, वो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स और ये सारे आपके एडजस्टमेंट्स आते हैं। अब ईयर एंड एडजस्टमेंट्स जब आप करते हैं जिसमें टैक्स प्रोविजन है, एडवांस टैक्स पेड है, TDS है, तो इसकी एडजस्टमेंट्स जब आप करेंगे तो आपके लिए मेन जर्नल एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स पेड टू TDS। इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास प्रॉफिट की फिगर आ जाती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर हमें टैक्स पे करना होता है। तो एक हमारी होती है प्रोविजन कि हमने पहले से बना के रखा हुआ है कि इतना हमारा टैक्स लायबिलिटी बनती है, हमने वो कैलकुलेशंस की हैं। एक फिगर होती है हमारे पास एडवांस टैक्स, जो हम पूरे साल में एडवांस में रैंडम अमाउंट से टैक्स पे कर रहे हैं। एक होता है एम्प्लॉयर जो TDS पहले से ही पे कर रहा है। तो इसका मतलब हमें कंपेयर करना होता है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी एक्चुअली में कितनी है। उसको मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ, जो एडवांस टैक्स मैं पे कर चुकी हूँ या जो मेरा टैक्स ऑलरेडी कट कर मुझे जो TDS मैंने पे किया हुआ है। तो उन एक लायबिलिटी हो गई, और एडवांस अगर मैंने पे किया हुआ है या TDS अगर है तो मेरा एसेट होगा क्योंकि मैं पहले पेमेंट कर चुकी हूँ। लायबिलिटी मेरी कब बनती है? एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन उस पूरे साल में भी मैंने कुछ अमाउंट टैक्स का ऑलरेडी एडवांस में पे किया हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आई जस्ट कंपेयर द लायबिलिटी विद द ऑलरेडी पेमेंट आई हैव डन। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो बाकी बैलेंसिंग फिगर या तो मेरा रिफंड हो जाएगा या मेरी लायबिलिटी और होगी, तो आई जस्ट मेक दी पेमेंट। अब इसमें जो आपके लिए समझने के लिए एक पॉइंट है वो क्या है कि व्हेन वी प्रिपेयर दी फाइनल अकाउंट्स, कंपनी अगर जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है तो कंपनी प्रॉफिट के बेसिस पर टैक्स लायबिलिटी को दिखा देती है कि भाई इतनी मेरा प्रोविजन है, इतना मेरी टैक्स लायबिलिटी मेरे अपने हिसाब से बनती है, जैसे मैंने अकाउंट्स बनाए जिन बेसिस पर। और एक होती है असेसमेंट विच इज़ डन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एक आपने असेसमेंट की, सेल्फ असेसमेंट, और एक असेसमेंट किसने की? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू। अब जब आपने असेसमेंट की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट की लायबिलिटी की, तो हो सकता है कि जो असेसमेंट में आपकी फिगर आई थी लायबिलिटी की, नाउ लेट्स से आई अज्यूम कि 1 लाख रुपए की असेसमेंट आपने जब की तो आपने शो किया कि मेरी 1 लाख की टोटल लायबिलिटी बनती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर आपकी कंपनी के असेसमेंट की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है असेसमेंट के टाइम पर यही डिक्लेयर करे कि हाँ टैक्स लायबिलिटी जो आपकी कंपनी की बनती है वो 1 लाख रुपए बनती है। इसका मतलब देयर इज नो डिफरेंस इन दी असेसमेंट डन बाय यू एंड असेसमेंट डन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उसमें जो भी आपने पेमेंट की हुई होगी एडवांस टैक्स की फॉर्म में, TDS की फॉर्म में, उसके अलावा में अगर कोई भी अमाउंट एक्स्ट्रा एडिशनल अगर है जो आपको पे करना है, अगर बचता है तो वो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, उसको आप पे कर देंगे। और अगर आपने मान लीजिए 1 लाख की लायबिलिटी पे 80,000 रुपये पे किए हुए थे तो बाकी 20,000 रुपये पे कर दिए। आपने मान लीजिए 1,20,000 ऑलरेडी पे किए हुए थे, 1 लाख की टैक्स लायबिलिटी आपने दिखाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ये मान लिया कि हाँ जी 1 लाख की है, तो 20,000 जो आपने एक्स्ट्रा पे किए हुए थे वो आपके रिफंड होकर आ जाएंगे। ये केस मैंने आपको डिस्कस किया जिसमें आपकी असेसमेंट और असेसमेंट डन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो फिगर आई है वो दोनों सेम है। व्हाट इफ देयर इज अ डिफरेंस? अगर अब डिफरेंस आता है तो डिफरेंस में आप क्या करेंगे कि अगर इसकी एंट्रीज में छोड़ देती हूँ या आप पढ़ लेंगे कौन से डिफरेंस में।
completion of assets. I'm just skipping this. डेफर्ड टैक्स में, इसमें जहाँ डिफरेंस में क्या आता है, एक होता है डेफर्ड टैक्स जो मैंने आपसे एक टर्म पहले यूज़ की थी। डेफर्ड टैक्स में बेसिकली क्या होता है, इनकम टैक्स जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द अक्रूवल बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ टैक्स पेमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो कंपनी अपने अकाउंट्स बना रही है, एज यू नो जो कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस हैं उसके बेसिस पर व्हेन यू प्रिपेयर द अकाउंट्स, वी आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स ऑन द अक्रूवल बेसिस, ठीक है। लेकिन जब टैक्स, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाई कर रही हूँ टैक्स लायबिलिटी के लिए, तभी जो मैं कैलकुलेशंस कर रही हूँ या टैक्स लायबिलिटी शो कर रही हूँ, किस बेसिस पे कर रही हूँ, जो मैंने अकाउंट्स बनाए, मैंने अकाउंट्स किस बेसिस पे बनाए, अक्रूवल बेसिस पे। तो आई विल बी हैविंग सम प्रॉफिट फिगर ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल बेसिस, और उसी के बेसिस पर मैंने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करी। एक फिगर मेरी कैलकुलेशन है सेल्फ असेसमेंट से, एक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की असेसमेंट। जब इनकम टैक्स की हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वुड कैलकुलेट और वुड असेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग, जो एक्चुअल होगा उसके बेसिस पे करेगा। तो जैसे मैंने बताया कि डिफरेंस आ सकता है। अब इसमें क्या है, करंट टैक्स जो था, करंट टैक्स क्या होता है, दो होते हैं अमाउंट, एक करंट टैक्स होता है और एक होता है डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स क्या होता है, करंट टैक्स इज द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच इज पेएबल विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेबल इनकम फॉर अ गिवन पीरियड। हमने जो कंपनी में एनालिसिस की, असेसमेंट की, उसके हिसाब से जो टैक्सेबल इनकम है उस पर जो भी मैं अमाउंट पे करूँगी वो मेरा आ जाएगा करंट टैक्स का, और उसके बेसिस पे मैंने एक्चुअली कितना दिया है, कितना कम है या कितना ज़्यादा है, वो टैक्स लायबिलिटी बनेगी या मेरा रिफंड आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डेफर्ड टैक्स पे। डेफर्ड टैक्स का मतलब है कि टैक्स पे एक अफेक्ट है टाइमिंग का। अब ये इसका क्या मतलब है, ये आप प्लीज़ समझ लीजिएगा अच्छे से। मैंने आपको जैसे बताया कि जब कंपनी के टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड असेसमेंट है तो दो असेसमेंट्स हो रही हैं, एक कंपनी खुद कर रही है और एक कंपनी के बिहाफ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। दो असेसमेंट्स हैं आपकी। अकाउंटिंग इनकम की अगर मैं बात करूँ, अकाउंटिंग इनकम का मतलब है जो कंपनी असेसमेंट खुद कर रही है, तो वो किस बेसिस पे कर रही है, एक्चुअल बेसिस, अक्रूवल बेसिस पे कर रही है। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सेबल इनकम निकालेगा आपके लिए, वो किस बेसिस पे करेगा, एक्चुअल के बेसिस पे। तो देयर में भी नो चेंज, नो चेंज है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर चेंज आता है तब क्या होगा, मान लीजिए कंपनी जो सेल्फ असेसमेंट कर रही है उसके हिसाब से जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो कम है, ठीक है, किससे, टैक्स लायबिलिटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की है। इसका मतलब अब या दो केसेस हो सकते हैं कि या तो वो कम है या वो ज़्यादा है। मतलब कंपनी अगर टैक्स लायबिलिटी 1,00,000 रुपये की दिखा रही है और कम जो टैक्सेबल इनकम आपके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिखा रहा है, हो सकता है वो 1,00,000 दिखाए, हो सकता है वो 1,50,000 रुपये दिखाए, और हो सकता है वो 50,000 ही दिखाए, या वो 80,000 रुपये दिखाए और 1,20,000 रुपये दिखाए। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 20,000, या तो प्लस में या माइनस में, कम या ज़्यादा वो दिखा सकता है। तो अगर कंपनी क्या कर रही है, कंपनी जब कैलकुलेशंस कर रही है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे अप्रूवल पे कर रही है, और कैलकुलेशंस एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉज आर बीइंग यूज्ड बाय द एट द टाइम ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। तो जो डिफरेंस आएगा उसमें क्या आएगा, इफ़ in case the tax based on accounting income is more than the tax based on taxable income, मतलब मैंने जो टैक्स दिखाया था ऑलरेडी, वो क्या दिखाया था, 1,00,000 रुपये दिखाया था। मैंने जब असेसमेंट की अपनी कंपनी की तो टैक्स लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल बेसिस जो मैंने कैलकुलेट करी नेट इनकम, उसके बेसिस पर मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है मान लीजिए 1,00,000 रुपये की, और मैंने उसके हिसाब से पेमेंट कर दी, ठीक है। जब असेसमेंट हुई तो असेसमेंट हुई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब असेसमेंट करी तो उन्होंने ये बोला कि आपकी टैक्स लायबिलिटी हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से 80,000 रुपये बनती है, और मैंने पेमेंट कितनी की हुई है, 1,00,000 रुपये। इसका मतलब मैंने क्या किया हुआ है, एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, तो मेरे पास इन जनरल क्या आएगा, रिफंड आएगा। तो जब अभी रिफंड आया नहीं है, वो सिर्फ मुझे ये पता चल गया कि मैंने असेसमेंट की, उसके कुछ टाइम के बाद जब टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट की उसमें वेरिएशन आया, मैंने जो टैक्स लायबिलिटी दिखाई वो 1,00,000 की दिखाई थी और उसके हिसाब से पेमेंट कर दी थी, लेकिन वो पेमेंट हो चुकी। टैक्स लायबिलिटी जो दिखाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उन्होंने 80,000 दिखाई, उन्होंने कम दिखाई, उनके हिसाब से कम बनती थी और मैंने ज़्यादा दे रखी थी। तो मेरे पास उसका जब रिफंड आएगा तो वो तो बैंक से रिफंड आ ही जाएगा बैंक में,
लेकिन वो जो डिफरेंस है 20,000 का जो रिफंड आ रहा है वो क्या होता है, वो डेफर्ड टैक्स एसेट होता है। अब वो डेफर्ड टर्म अगर हटा दूँ तो टैक्स एसेट तो है मेरे पास, क्योंकि पैसा आ रहा है, रिफंड आ रहा है, तो वो एसेट है। किसके फॉर्म में आ रहा है, टैक्स रिफंड की फॉर्म में आ रहा है, तो उसको क्या कह दिया मैंने, टैक्स एसेट। अब डेफर्ड वर्ड मैंने यूज़ क्यों किया है, चाहे वो लायबिलिटी है चाहे वो मेरे लिए एसेट है। लायबिलिटी वो कब बनेगी, जब मैंने 1 लाख की लायबिलिटी दिखाई थी, पे की थी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला नहीं जी आपकी 1 लाख की बजाय 1,20,000 की लायबिलिटी बनती है। तो इसका मतलब आपसे हम क्लेम कर रहे हैं, आपकी लायबिलिटी जो बनती है 1,20,000, आपने सिर्फ एक दिखाई थी, अब आपको 20,000 रुपीज़ यू हैव टू पे, आपको देने हैं, तो वो आपकी लायबिलिटी बन गई। तो एक आपकी रिफंड बनता है तो टैक्स एसेट होता है, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे और क्लेम करता है तो वो टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब उसमें एक वर्ड जुड़ जाता है डेफर्ड का। डेफर्ड का मतलब क्या है, इसमें डिफरेंस जो आता है वो टाइम का डिफरेंस है, इसलिए वो डेफर्ड होता है। आपने जब असेसमेंट की, मान लीजिए आप अकाउंट्स बना रहे हैं 16-17 के, तो आपने जब अकाउंट्स बनाए 2016-17 के, तो उसमें असेसमेंट कब की करी, 16-17 की। प्रॉफिट कब का था, 16-17 का। लायबिलिटी जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया वो भी 16-17 का, उसके हिसाब से आपने पेमेंट कर दी। जब आईटी कंपनी असेसमेंट करता है वो कब करेगा, आपने कब करी, एट द एंड ऑफ 17, तुरंत 16-17 का। लेकिन वो कब करेगा, हम उसके बाद करेगा जब आप सबमिट कर देंगे, तो वो टाइम पीरियड निकल चुका है। तो जो आपने कैलकुलेशन करी वो पहले की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब करता है, बाद में करता है। तो बाद में या तो वो रिफंड है या वो लायबिलिटी है, जो भी डिफरेंस अगर है तो वो कब है, एक टाइम का डिफरेंस है, 15 दिन, 1 महीना, कुछ भी जो भी टाइम होगा। तो जो डिफरेंस है बेसिकली टाइम डिफरेंस इन टाइम इन असेसिंग दी टैक्स लायबिलिटी। एक असेसमेंट आपने करी आज, मान लीजिए, और उसके हिसाब से पेमेंट कर दी, जो आपको लगा आपने उसके हिसाब से पेमेंट कर दी। टैक्स डिपार्टमेंट ने लायबिलिटीज़ जो आपकी कैलकुलेशंस करनी थी, असेसमेंट करनी थी, वो मान लीजिए अगले साल करी, 6 महीने बाद करी, 3 महीने बाद करी, 2 महीने बाद करी। तो वो जो डिफरेंस है, वो जो गैप आ गया, चाहे वो रिफंड है चाहे वो लायबिलिटी है, लेकिन वो जो डिफरेंस आया, अब वो अगर मान लीजिए एसेट भी है, रिफंड है, तो वो आपको अगले साल मिलेगा, और अगर लायबिलिटी है तो वो भी आप अगले साल में ही एक्चुअली पे कर रहे हो। तो वो आपके लिए होता है डेफर्ड टैक्स। टाइम डिफरेंस जहाँ आ जाता है उसको डेफर्ड टैक्स कहा जाता है, चाहे वो लायबिलिटी है चाहे वो टैक्स है। तो डेफर्ड टैक्स बेसिकली का इन जनरल अगर मैं बात करूँ समराइज करके, तो मतलब है कि टैक्स लायबिलिटी में कोई भी डिफरेंस असेसमेंट में, एक असेसमेंट इन कंपनीज कर रही हैं सेल्फ असेसमेंट, और एक असेसमेंट कर रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उन दोनों असेसमेंट के होने में जो टाइम गैप है, उस टाइम गैप की वजह से, अगर उस टाइम गैप में अगर कोई भी टैक्स लायबिलिटी या टैक्स एसेट या टैक्स रिफंड बनता है, तो वो टैक्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट होता है, क्योंकि वो एक्चुअली में मैं दिखाऊंगी 17-18 में, क्योंकि पेमेंट तभी या तो मुझे रिसीव होगी या मैं पे करूंगी, लेकिन वो थी कब की, पहले की थी, तो वो डेफर्ड टैक्स मानी जाती है, पिछले साल की थी, लेकिन कैलकुलेशंस क्योंकि अभी हुई हैं पूरी टैक्स डिपार्टमेंट से, तो वो डेफर्ड टैक्स either it will be a liability or a deferred tax asset. I hope it's clear to you all. Now I'm just coming to the question. क्वेश्चन सेज, मैं आपको ये सिंपल क्वेश्चन अभी करा रही हूँ, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें से टैक्स की मैं एडजस्टमेंट्स फिलहाल करा रही हूँ। टैक्स एडजस्टमेंट्स में क्या है, ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है 31 मार्च 2017 में, जिसमें आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 15-16 का। आप जब अकाउंट्स की ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हो 31 मार्च 17, इसका मतलब 16-17 का आप अकाउंट्स देख रहे थे, जिसमें आपको 15-16 का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ था 5,40,000, और एडवांस पेमेंट आपने 16-17 की दे रखी थी 10,50,000। ये दो फिगर्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हुए थे। इसके अलावा में यू हैव the additional information says that advance tax आपने पे किया है, एडवांस टैक्स जो आपने पे किया था 10,50,000 which is given in the trial balance, it includes 6,20,000 एडवांस जो है 15-16 का। 50 आप अकाउंट्स बना रहे 16-17 के, एडवांस आपने दिया 10,50,000, जो एडवांस 10.5 लाख रुपए का आपने दिया है, उसमें से जो एक्चुअली आपको पे करना था 15-16 का, उसमें 6,20,000 उसके इंक्लूसिव हैं। सेकेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन से असेसमेंट फॉर 15 एंड 16, यानी प्रीवियस ईयर वाली, वो आपकी 16-17 करंट ईयर में हुई है, और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो बनती है वो 6,45,000 रुपीज़ की बनती है।
जो आपको पेमेंट करनी है और उसकी पेमेंट हुई नहीं है। अब देखिए सेकंड पॉइंट को अगर मैं ट्रायल बैलेंस के एडजस्टमेंट से कंपेयर करूँ तो क्या आएगा, आपने प्रोविजन कितना दिखाया हुआ था 5,40,000 का प्रीवियस ईयर का, और जो असेसमेंट की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो कब करी है 16-17 में, करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर की जो आप कर चुके थे 540 की, मगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे कहा है कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 6,45,000 रुपीज़ की बनती है जो आपको पे करनी है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक डिफरेंस आ गया, 6,45,000 देनी थी, आपने शो की हुई है 5,40,000, तो जो डिफरेंस है 1,05,000 रुपीज़ का ये आपका डेफर हो गया अमाउंट। इतना आपके लिए एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आपकी क्रिएट उन्होंने करके दिखाई है जो आपने कम दिखाई हुई थी। थर्ड इन्फॉर्मेशन सेज 16-17, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर, उसमें आपने जो प्रोविजन बनाया है वो 7,50,000 का बनाया है। जो आपने 16-17 की टैक्स लायबिलिटी शो की है वो आप 7.5 लाख रुपए की कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, और जो प्रॉफिट है इस साल का बिफोर टैक्स दैट इज 20,10,000 रुपीज़। अब आपको इसकी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करनी है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द सोल्यूशन नाउ। अब देखिए स्टेटमेंट में पहले एक आप क्या कंपेयर करेंगे, जो आपने प्रोविजन बनाया हुआ था लास्ट ईयर का जो आपको प्रोविजन दिया हुआ था वो कितना दिखाया था अभी आपने ट्रायल बैलेंस में जो था दैट इज़ 5,40,000, और 6,45,000 आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो टैक्स लायबिलिटी एडिशनल बनी 15-16 के लिए प्रीवियस ईयर की वो कितनी बनी 1,05,000 एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो वो मैं कहाँ दिखाऊंगी, करंट ईयर के स्टेटमेंट में। करंट ईयर के स्टेटमेंट में जब प्रॉफिट एंड लॉस बना, पहले तो जर्नल एंट्री आपको बता रही हूँ, जर्नल एंट्री जब आप करेंगे तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट होगी टैक्स के लिए लास्ट ईयर की, तो जर्नल एंट्री क्या जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 1,05,000, ये एडिशनल अमाउंट है टैक्स लायबिलिटी का जो मेरी रेज हुई है प्रीवियस ईयर की। इसके अलावा में टोटल कितना पे करना था 6,45,000 लास्ट ईयर का, वो मुझे पे करना है, जिसमें से कि 6,20,000 मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि मैंने जो 10,50,000 टैक्स दिया हुआ था एडवांस में, उसमें 6,20,000 लास्ट ईयर के थे। तो लास्ट ईयर की जो प्रोविजन फॉर टैक्स की मेरी लायबिलिटी थी, अगर मैं उसको एडजस्ट करके दिखाऊं तो मैंने एक्चुअली कितना पे किया हुआ है, तो 6,20,000, तो मुझे एडिशनल कितना पे करना है 25,000 रुपीज़। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट 6,45,000, उसमें से मैंने एडजस्ट करा जो मैंने एडवांस दे दिया है 6,20,000 का, बाकी मेरी लायबिलिटी क्रिएट मैंने कर दी टैक्स लायबिलिटी 25,000 रुपीज़ की। और इस साल का जो मेरा प्रोविजन मुझे दिखाना है, इस साल की जो मेरी लायबिलिटी बनती है 7,50,000 जो क्वेश्चन में दी थी, उसको मैं रेज कर दूंगी अपने अकाउंट्स में। तो वो कहाँ चली जाएगी, स्टेटमेंट PLN अकाउंट में डेबिट में। जब हम टी फॉर्म में बनाते तो PLN के डेबिट में करते थे, तो जर्नल एंट्री क्या करी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 7,50,000 विच इज द रेजिंग ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर द करंट ईयर। तो ये 3 एंट्रीज आपकी इस क्वेश्चन के हिसाब से चली जाएंगी। नाउ व्हाट इफ आई प्रिपेयर द वर्किंग नोट्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, पिछले साल की जो मैंने लायबिलिटी दिखाई थी वो कितनी थी 5,40,000, दिस फिगर वाज गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे क्या क्या पता चलता था, उसमें मुझे पता चला कि जो मैंने 10,50,000 एडवांस दिया हुआ है उसमें से 6,40,000 प्रीवियस ईयर का पेमेंट किया हुआ था, तो वो मैंने यहाँ एडवांस टैक्स की पेमेंट दिखा दी। इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी मेरी कम हो गई। जो इस साल का मुझे क्लोजिंग में टैक्स लायबिलिटी करंट ईयर की दिखानी थी, तो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा 7,50,000, वो फिगर आपकी यहाँ पर आ गई। जो आपने अभी पहले एंट्री की एडिशनल लायबिलिटी जो आपकी क्रिएट होकर आई, आपने 5,40,000 दिखाई थी, लेकिन टैक्स लायबिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा था 645 देनी है, तो एडिशनल कितनी थी 25, वो मेरी लायबिलिटीज़ में चली गई, मैंने लायबिलिटीज़ में क्रिएट कर दी। उसके बाद में 1,05,000 का जो टोटल डिफरेंस मेरा क्रिएट हुआ था, लाइक आई हैव शोन एट अदर रेट एंड इट वाज असेस्ड एट द डिफरेंट रेट। तो जो डिफरेंस आया था 1,05,000 जो एडिशनल बनकर आई थी वो आपकी कहाँ पे चली जाएगी, ये एडिशनल। इसका मतलब मैंने कितने पे दिखाई थी 540 पे मैंने दिखा रखी थी। इनकम टैक्स लायबिलिटी जो मेरी बनकर आई थी वो असेसमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की थी वो कितने पे की थी 6,45,000। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स में लायबिलिटी आनी चाहिए थी
मैंने दिखाई है 540 पे, आनी कितने पे चाहिए थी 6,45,000 पे। तो मैंने क्या किया 540 तो बैलेंस दिया हुआ था, वो एडिशन क्रिएट किया पिछले साल वाला, तो 1,05,000 मेरा क्रेडिट में चला गया क्योंकि लायबिलिटी मेरी बढ़ जाती है। उस 645 में से मैंने एडवांस कितना दे रखा था 620, वो मैंने डेबिट करके दिखा दिया। बाकी 6,45,000 में से 25 मुझे देना था, तो वो इट हैज़ बीन ट्रांसफर टू दी लायबिलिटी, क्योंकि वो एक्चुअली लायबिलिटी मेरी रेज हो चुकी है पिछले साल की होने की वजह से, वो मुझे इस साल देनी है, तो वो मेरे लिए एक अलग अकाउंट बन जाएगा लायबिलिटी फॉर टैक्स वाला। बाकी आपने जो इस साल लायबिलिटी इस साल की थी वो पीएलएन में से ट्रांसफर होकर आपकी प्रोविजन बढ़ जाएगा विद द अमाउंट ऑफ 7,50,000 रुपीज़, तो आपका ये अकाउंट टैली हो जाएगा। नो बैलेंसिंग फिगर इज देयर, एवरी इंफॉर्मेशन वाज गिवन इन द क्वेश्चन। अब आते हैं हम एडवांस टैक्स वाले अकाउंट पे। एडवांस टैक्स में क्या था, टोटल अमाउंट था आपका 10,50,000 एज पर द ट्रायल बैलेंस व्हिच वाज गिवन इन द क्वेश्चन। तो वो एडवांस टैक्स आपने पहले दिया हुआ था, तो आपके लिए एसेट है, तो आपने क्या दिखाया, डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,50,000 रुपीज़ का। उसमें से जो आपने एडवांस टैक्स जो दिया हुआ था 16-17 में, उसमें से 6,20,000 आपका कौन सा था, प्रीवियस ईयर का था, जो एक्चुअली आपको इस बार एडजस्ट करके पे करना था, पे कर दिया आपने जो पिछले साल का था। तो एडवांस टैक्स तो वो रहा नहीं। एडवांस टैक्स का मतलब है लायबिलिटी आपकी बाद में क्रिएट होगी लेकिन पहले आप दे रहे हो। मगर इस 10,50,000 में से 6,20,000 वो अमाउंट है जो प्रीवियस ईयर की एक्चुअली टैक्स लायबिलिटी जो रेज हो चुकी थी, तो वो एडवांस टैक्स रहा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट क्रेडिटिंग the 6,20,000 rupees of amount from the advance tax in the form of provision for tax, जो मेरा लास्ट ईयर का अमाउंट एक्चुअली एडजस्ट हो गया। बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है 4,30,000, ये मेरा बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा जो बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब ये 4,30,000 वो अमाउंट है जो 16-17 के लिए जो मेरी लायबिलिटी क्रिएट होगी, जो मुझे देना होगा, उसमें मैंने ऑलरेडी पहले से 4,30,000 पे किया हुआ है। लायबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, लायबिलिटी अकाउंट अगर बनाएंगे तो आपका प्रोविज़न आपने क्रिएट किया इस साल का, जो पिछले साल का असेसमेंट था, जो एडिशनल जो एक्चुअली लायबिलिटी आपकी बन गई थी 645 थी, 620 आपने दिया हुआ था, बाकी कितनी बचती थी 25,000 की आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, जो एक्चुअली आपको देनी थी, आपने दी नहीं है अभी। तो ये कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो क्रेडिट साइड पे प्रोविजन फॉर टैक्सेस में चला जाएगा, और क्योंकि अभी तक आपने पे नहीं की है तो इसलिए इसका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा एंड इट विल बी शोन इन दी बैलेंस शीट ऑल्सो। ठीक है, अगर ये आप पे कर देते तो ये बैलेंस नहीं होता, इसकी जगह डेबिट साइड पे बैंक अकाउंट आ जाता और बैंक के अकाउंट एडजस्टमेंट्स कैश या बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इसके एडजस्टमेंट जाते हैं। अब आते हैं बैलेंस शीट के और प्रोफॉर्मा पे इस इन एडजस्टमेंट्स को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाती हूँ तो कहाँ कहाँ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है 20,10,000 रुपीज़ का। आई स्टार्ट विद दैट। बाकी सारे एडजस्टमेंट्स नहीं, हम सिर्फ टैक्स के एडजस्टमेंट इसमें समझ रहे हैं, तो इसमें मुझे टैक्स माइनस करना था। टैक्स मुझे कौन सा माइनस करना है, जो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। इस साल मेरी लायबिलिटी कितनी है करंट ईयर की, एज गिवन इन द क्वेश्चन इट इज़ 7,50,000 रुपीज़ की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से करंट ईयर की जो मेरी टैक्स लायबिलिटी मैंने क्रिएट की है 750 की, वो मैं माइनस करूँगी 7,50,000 रुपीज़ की। इसके अलावा में जो डेफर्ड टैक्स था वो भी मुझे दिखाना पड़ेगा। अब वो कौन सा था, 645 असेसमेंट होकर आई थी और 620 मैंने दिखाई, सॉरी 540 और 645 जो था उसके हिसाब से जो डिफरेंस आया था, जो एक सेल्फ असेसमेंट से फिगर थी और एक असेसमेंट की थी इनकम टैक्स लायबिलिटी ने, तो उसमें जो डिफरेंस आया था उसमें मेरी लायबिलिटी मैंने कम दिखाई थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ज़्यादा दिखाई थी। तो डिफरेंस था 1,05,000 रुपीज़ का, वो मुझे लायबिलिटी क्रिएट करनी भी पड़ेगी और देनी भी पड़ेगी। तो वो मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से वो भी माइनस कर दिया। शॉर्ट प्रोविजंस फॉर लाइक लास्ट ईयर रिलेटेड टू दी टैक्स, तो जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है वो मेरी कहाँ चली गई, लास्ट ईयर की, वो भी मैं डिडक्ट कर दूँगी 1,05,000 रुपीज़ के 1,05,000 से। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मेरे पास आएगा दैट विल बी 11,55,000 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट हम इसमें नहीं कर रहे हैं। अब ये ट्रांजेक्शन्स आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, एंट्रीज बैलेंस शीट में आपकी जो हेडिंग होती है, अब सारी लायबिलिटी हैं, एसेट तो था नहीं इसमें, ये जो लायबिलिटीज़ हैं ये लायबिलिटीज़ आपकी कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में जाएंगी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन सा अमाउंट जाता है, what you have earned in the form of profit during the year after tax। तो net profit after tax जो आता है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग में जाता है।
तो आपने जो कैलकुलेशंस की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें जो लास्ट फिगर आपकी आएगी दैट विल बी शिफ्टेड टू, दैट विल बी ट्रांसफर्ड और दैट विल बी रिटर्न अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट 11,55,000 रुपीज़ जो यहाँ पर किया हुआ है। उसके अलावा आपकी लायबिलिटीज़ हैं। अब लायबिलिटीज़ में अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके की लायबिलिटीज़ हैं, जिसमें एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी थी करंट ईयर की और एक लायबिलिटी थी मेरी एक्चुअली में। एक मैंने सिर्फ प्रोविजन बनाया था और एक एक्चुअल लायबिलिटी है जो मुझे इसी साल देनी थी। तो एक जो इस साल देनी थी वो कौन सी थी, लास्ट ईयर का जो मेरा टैक्स लायबिलिटी थी उसमें जो डिफरेंस था, जो 25,000 मुझे और देना है जो मैंने दिया नहीं, वो एक्चुअल लायबिलिटी है, वो मुझे तुरंत देनी है, दैट इज बेसिकली माई करंट लायबिलिटी। तो अंडर इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज देयर इज द ऑप्शन, देयर इज द पॉइंट ऑफ करंट लायबिलिटीज, वहाँ पर मेरा ये पॉइंट चला जाएगा लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर। करंट लायबिलिटी में जो मुझे तुरंत देना है, शॉर्ट टाइम पीरियड में ही देना है, तो करंट लायबिलिटी में लायबिलिटीज फॉर टैक्स चला जाएगा 25,000 रुपये। और जो इस साल का जो प्रोविजन बनाया मैंने, इस साल की जो टैक्स लायबिलिटी मैंने असेस की थी वो कितनी थी, 7,50,000 रुपीज़ की। वो टोटल टैक्स लायबिलिटी थी जो मैंने असेस की सेल्फ असेसमेंट से कि मुझे इस साल का जो देना है 16-17 का, जो मैं 17-18 में दूंगी, तो मेरे हिसाब से वो कितना बनता है 7,50,000 रुपीज़ का। लेकिन उसमें से मैं ऑलरेडी 4,30,000 दे चुकी हूँ। लायबिलिटी तो मैंने 7,50,000 की क्रिएट कर दी जो टैक्स लायबिलिटी मेरी बनती है, मगर उसमें से मैं 4,30,000 ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो बाकी जो बैलेंस है सिर्फ वही तो बैलेंस मेरा बचेगा ना जो मुझे देना है। तो मेरा जब बैलेंस शीट में आएगा तो बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्सेस में आप एडजस्टमेंट्स करेंगे, टैक्स लायबिलिटी फॉर 16-17 7,50,000 रुपीज़ लेस टैक्स एडवांस, लेस टैक्स पेड इन एडवांस 4,30,000। तो नेट टर्म जो आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी 3,20,000 विच इज़ द लायबिलिटी यू हैव क्रिएटेड फॉर दिस करंट ईयर टू बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। आई होप कि टैक्स की एडजस्टमेंट्स आपको क्लियर हैं। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस के एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड यू हैव द एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको नोट्स, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया हुआ है। जो मैंने आपसे शीट डॉक्यूमेंट आपके साथ फाइल जो शेयर की है PDF की, उसमें इसका जो सोल्यूशन दिया हुआ है, सोल्यूशन में मैंने पहले आपको सोल्यूशन में नोट्स का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके बाद बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ है। लेकिन जब आप एक्चुअली क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द you have to prepare balance sheet, then statement of profit and loss, and then the notes will be there। तो मैंने उसको थोड़ा सा रिवर्स किया हुआ था सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है। तो आई जस्ट ब्रीफली डिस्कस जो आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं। आपने एडजस्टमेंट्स आप देखिए, अब बैलेंस शीट की अगर जो आप ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे तो ट्रायल बैलेंस में आपको पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई थी, 10 रुपीज़ का एक शेयर था, 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल थी। जब भी आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो मेक श्योर कि आप एडजस्टमेंट्स जो भी आप ट्रायल बैलेंस की फिगर्स को आप देखेंगे तो आप उसके साथ ये देख लीजिएगा कि कौन सी एंट्रीज की एडजस्टमेंट्स आपको दी हुई है क्वेश्चन में। इन केस अगर किसी भी कोई भी एंट्री, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपने दिखाई हुई है जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में जहाँ पे भी जाएगी वो एंट्री, तो आप डायरेक्टली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए नोट्स बनाने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूँ तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन की एंट्री दी हुई थी इक्विटी शेयर कैपिटल की, 10 रुपये का एक शेयर था, फुल्ली पेड है, 10 लाख रुपये की आपकी कैपिटल थी। तो ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपकी एक एंट्री होती है इक्विटी, सबसे जो स्टार्ट होती है दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड। ये फॉर्मेट प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके साथ मैंने फॉर्मेट शेयर किया हुआ है, तो आप उसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि तभी आप इसको सही से फॉर्मेट पे बना पाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगी, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल की फॉर्म आइटम में 10 लाख रुपीज़ की। और ऐसे ही नोट्स जब आप बनाना शुरू करेंगे तो पहला नोट आपका बन जाएगा शेयर कैपिटल का, उसके बाद आपका बनेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो मैं अभी ब्रीफली आपसे सिर्फ ये डिस्कस कर रही हूँ जो ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस हैं वो कहाँ कहाँ जाएंगे। तो नेट फिगर मैं आपको सिर्फ नोट से दिखा दूँगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका शेयर कैपिटल के फिगर्स में जाएगा और नोट्स में भी वहीं चला जाएगा। पहला पॉइंट ये होता है। 12% बैंक लोन की अगर मैं बात करती हूँ 2 लाख रुपए का, तो
दैट विल जो लोन है, बैंक लोन है मेरा 12% पे, ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चला जाएगा। सरप्लस अकाउंट, जब मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस कैलकुलेशंस करूँगी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ये उसका ओपनिंग बैलेंस मान के रिजर्व्स एंड सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस 3,70,000, दिस विल बी शोन इन दी नोट्स। जो हम सेकेंड नोट बनाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस का, उसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, जिसमें हम प्रॉफिट और रिजर्व्स में अगर कोई ट्रांसफर है तो उसके एडजस्टमेंट्स करके नेट फिगर हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। नेट ट्रेड क्रेडिटर्स अगेन विल बी लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। उसके लिए आपके जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं वो मेन जो हेडिंग है वो आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज के अंडर में जाएगा। इन केस एनी ट्रांजेक्शन, एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स, तो आप उसको नोट्स में दिखाएंगे, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर इट टू द योर बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ करंट लायबिलिटीज। सेल्स की जो फिगर आपको दी हुई है 58,40,000, सेल्स क्या है? सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। तो जब आप प्रॉफिट की फिगर कैलकुलेट करेंगे तो जो मैंने आपसे कहा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, ये फिगर आपकी नोट्स में चली जाएगी, और वहाँ पे अगर कोई भी एडजस्टमेंट्स हैं तो उसमें वो एडजस्टमेंट्स होंगे। तो फिगर इज फॉर द सेल्स रिटर्न्स एंड परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न भी आपके सेल्स और परचेज में से डिडक्ट करके आप एडजस्ट करके नेट सेल्स फिगर और नेट परचेज रिटर्न्स दिखाएंगे। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी थी ब्रीफ में। प्रॉफिट फॉर बेड डेट्स आपका प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो आपका प्रोविजंस में चला जाएगा, बिल्डिंग मशीनरी सारे फिक्स एसेट्स के लाइन में, टेंजिबल एसेट्स में चले जाएंगे। स्टॉक जो आपका होता है, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंस या बैंक बैलेंस आपका दिया है, ये आपका सारा करंट एसेट्स के क्लासिफिकेशन में चल जाएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको उससे ट्रायल बैलेंस में जो एंट्रीज दी हुई होती हैं उसमें आपको ये देखना है कि वो किस हेडिंग में जाएगा, जिसमें से कि आप जैसे फाइनल अकाउंट्स आपने सीखा हुआ है तो आपको ये पता है कि वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, तो वो क्लासिफिकेशन उसके हिसाब से उसकी हेडिंग में चली जाएगी। ठीक है, अब मैं इसमें डिटेल एक एक एंट्री ना करके आपको मैं एडजस्टमेंट्स बता रही हूँ। एडजस्टमेंट्स में आपके पास एडजस्टमेंट्स स्पेशल में दी हुई हैं, जिसमें आपको पहली एडजस्टमेंट दी हुई थी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज़। तो हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो ये कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, करंट एसेट में, जब आप नोट्स बनाएंगे तो करंट एसेट में चला जाएगा, और उसके अलावा में आपका इसके बाद था कॉस्ट फॉर बिल्डिंग वाला, परचेजेस में जब आप दिखाएंगे स्टॉक के अलावा में तो उसमें वहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपकी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। Then the second adjustment is related to the depreciation for building and depreciation for मशीनरी। इसकी आपकी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि कम से कम 2 अकाउंट्स में असर डालेगी। तो डेप्रिसिएशन जब हम दिखाएंगे तो कहाँ कहाँ जाएगी? एक हम डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और मशीन में से माइनस करके बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वो नोट्स में चला जाएगा। फिक्स एसेट्स हैं आपके बिल्डिंग और मशीनरी, तो व्हेन यू प्रिपेयर द नोट्स तो उसमें एक ऑप्शन होगी आपके पास फिक्स एसेट्स की, उसमें आप बिल्डिंग भी दिखाएंगे, मशीनरी भी दिखाएंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट है एक आपकी उस वाले नोट में चली जाएगी जहाँ बिल्डिंग और मशीनरी है, और एक आपकी एडजस्टमेंट्स कहाँ जाएगी? एक्सपेंसेस में जाएगी, जो हमारा एक्चुअली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो हम PL में दिखाते हैं। तो व्हेन यू प्रिपेयर द नोट्स फॉर द एक्सपेंसेस इन नोट्स टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसमें आपका डेप्रिसिएशन की दोनों फिगर्स चले जाएंगे। इसी तरह जो थर्ड एंट्री है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेटर्स जो भी होंगे आपके, वो एक तो आपके डेटर्स चले जाएंगे करंट एसेट्स में, उसमें से आप 2% डिडक्ट करेंगे, और जो प्रोविजन है दैट इज द एक्सपेंडिचर, वो आपका एक्सपेंसेस में चला जाएगा। इस तरह से आपको सारी एंट्रीज करनी है। प्रोविजन जो है वो 40% है, इट विल बी द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस वाली कैटेगरी में जाएगा, प्लस इट्स अ लायबिलिटी, तो वो आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे भी जाएगा। जनरल रिजर्व आपने ट्रांसफर करना है 27,000 का जो प्रॉफिट है आपका, उसमें से 27,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो अगेन इट इज़ एन एक्सपेंडिचर। और जो प्रॉफिट का फिगर है, सरप्लस है, जो रिजर्व एंड सरप्लस है, उसमें जो प्रॉफिट की फिगर होगी, जो उसमें से आप जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर, पैसा कुछ प्रॉफिट का ट्रांसफ़र कर देंगे रिजर्व में। तो जो मैं सरप्लस दिखा रही हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस दिखा रही हूँ, तो एक तो उसमें सरप्लस की फिगर है और एक जनरल रिजर्व की फिगर है। अगर बैलेंसेस दिए हुए हैं तो उसमें एडजस्टमेंट्स होंगी, तो सरप्लस में से माइनस हो जाएगा, और जनरल रिजर्व का अगर अमाउंट है तो उसमें ऐड हो जाएगा, वरना आप उसको क्रिएट करेंगे। ऐसे ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और लोन का है। बैंक लोन के लिए क्वेश्चन आपको कहता है कि लोन आपने 15 अक्टूबर 17 में लिया हुआ है, और आप अकाउंट्स जो बना रहे हैं वो 17-18 के बना रहे हैं, इसका मतलब 6 मंथ्स के लिए आपका ये लोन रेज हुआ था। तो जो भी लायबिलिटी होगी इस पर इंटरेस्ट की, तो वो आपके लिए जो भी पेमेंट होगी वो 6 महीने के हिसाब से।
डिस्कसिंग दी नोट्स। शेयर कैपिटल मैंने आपसे डिस्कस की थी, अभी नोट्स में आपसे डिस्कस कर रही हूँ। नोट्स में सबसे पहले कौन सी एंट्री आती है, शेयर कैपिटल मेन हेडिंग होती है, जिसमें आपको बाइफिकेशन दिखानी है। इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल थी, तो आपने लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ का एक शेयर था, 10 लाख रुपए के टोटल अमाउंट थे, तो हाउ मेनी शेयर्स विल बी देयर, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। सेकेंड जो इसमें हेडिंग आती है दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें आपको सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में 3,70,000 रुपीज़ का। इसके बाद हमारी जो एंट्री है वो आपके लिए है करंट प्रॉफिट की, वो हम ऐड करेंगे, और अगर लॉस है तो वो डिडक्ट हो जाएगा। पहले 3,70,000 मेरे पास ऑलरेडी सरप्लस में था, उसमें मुझे एडजस्टमेंट किसकी करनी थी, नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकर ड्यूरिंग द करंट ईयर। ये जो 3,28,200 की फिगर है, ये आपके पास कहाँ से आएगी, ये फिगर आपके पास आएगी जब आप नोट्स में, जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, आप जब नोट्स में एडजस्टमेंट्स करेंगे, वहाँ से आपने जो करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा, रेवेन्यू आपने जब कैलकुलेशंस की होंगी, वहाँ से ये फिगर आएगी, जो हम आगे बाद में कैलकुलेशंस देखेंगे। सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस में एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट या लॉस इनकर अर्नड और इनकर ड्यूरिंग द ईयर, आप उसमें से जो भी ट्रांसफ़र है, जो भी पेमेंट है, वो आप दिखाएंगे किस में। अगर आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया तो कहाँ से जाएगा, प्रॉफिट का हिस्सा है, तो वो ख़त्म करूँगी। अगर आपने कोई डिविडेंड का पेमेंट किया तो वो आपको वहाँ से डिडक्ट करके दिखाना पड़ेगा। The question says, in additional information, that you have to transfer 27,000 rupees of profit to general reserve. तो what I'll do is, मैं अब क्या करूँगी, इसमें मैंने क्या किया, जो प्रॉफिट था मेरे पास, टोटल मेरे पास अवेलेबल जो सरप्लस था वो था 6,98,200 का, उसमें से 27,000 मैंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने थे, तो आई जस्ट डिडक्ट 27,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फ्रॉम द सरप्लस। और अगर जनरल रिजर्व का क्वेश्चन में बैलेंस होता, इसी में ही सरप्लस के बाद में अलग से इसकी सब हेडिंग दिखाती, जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस प्लस ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस, तो उसमें ऐड कर देती। इस क्वेश्चन में आपके पास जनरल रिजर्व का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो यू हैव टू क्रिएट इट। तो सरप्लस के बाद दूसरी सब हेडिंग मैंने रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाई, जनरल रिजर्व ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस अकाउंट 27,000 रुपीज़। उसके अलावा क्वेश्चन आपको कहता है कि 50,000 रुपीज़ इंटरिम डिविडेंड पे किया कंपनी ने, और कंपनी ने डिविडेंड टैक्स दिया है, वो इंटरिम डिविडेंड पे 10,000 रुपये का, तो ये भी पेमेंट हो रही है। ये कहाँ से जाएगी, डिविडेंड या टैक्स जो आप दे रहे हो, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अगर आपने दिया है या डिविडेंड दिया है, तो कहाँ से जाएगा, प्रॉफिट ही कम कर रहा है, क्योंकि डिविडेंड आप कहाँ से दे रहे हो, प्रॉफिट में से ही। तो टैक्स अगर दोगे डिविडेंड पे, तो वो भी कहाँ से जाएगा, सरप्लस में से ही या प्रॉफिट में से ही। तो आप क्या करोगे, सरप्लस का जो भी अमाउंट है, प्रॉफिट का जो भी अमाउंट आ रहा है, उसमें से ही आप डिविडेंड अगर पे किया है तो वो डिडक्ट करेंगे, और उस पर टैक्स है तो वो भी डिडक्ट करेंगे। तो नेट अमाउंट इन दिस क्वेश्चन यू विल रिसीव एज द सरप्लस विल बी 6,11,200 एंड 27,000 रुपीज़ जो ट्रांसफ़र किए थे वो आपने यहाँ पर उसको क्रिएट करके दिखा दिया। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था 12% जो बैंक लोन था। बैंक लोन जो होगा 2 लाख रुपीज़ का, गिवन इन द क्वेश्चन, दैट वुड बी ट्रीटेड एज द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो वो जो थर्ड सब हेडिंग है आपके लिए इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़ में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, उसमें 12% बैंक लोन अकाउंट आ गया। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, उसमें कोई भी और तरीके की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं थे, तो इसको हमने सीधा का सीधा ऐसे नोट्स में शो कर रखा है। उसके बाद हम आते हैं अदर करंट लायबिलिटीज़ में। अदर करंट लायबिलिटीज़ में अब देखिए, बैंक लोन था, बैंक लोन 12% इंटरेस्ट आपको देना था। बैंक लोन का अमाउंट था 2 लाख रुपीज़ का, ऑन विच यू हैव टू मेक पेमेंट ऑफ 12%। तो 12% पे अगर मैं पूरे साल के लोन के अमाउंट पे इंटरेस्ट अगर दे रही हूँ, तो वो कितना आएगा, 12% ऑफ 2 लाख रुपीज़, दैट मीन्स 24,000 रुपीज़। लेकिन वो मैंने कब लिया था, अक्टूबर में। तो अक्टूबर से अगर मैं मार्च तक देखूंगी, तो आई वुड बी पेइंग द इंटरेस्ट फॉर ओनली 6 मंथ्स। दैट मीन्स जो मुझे पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, सिर्फ 12,000 रुपये। एज पर द ट्रायल बैलेंस, नो एडजस्टमेंट, नो एंट्री इज गिवन रिगार्डिंग दी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इसका मतलब वो मैंने पेमेंट की नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट था, बिल्कुल मैंने पे किया नहीं है, तो वो मेरे लिए क्या हो गई, वो करंट लायबिलिटी हो गई। एडेड बीन इन द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब दे चुकी थी, तो करंट लायबिलिटी में वो नहीं आता, लेकिन क्योंकि उसमें नहीं है तो करंट लायबिलिटी में आएगा। तो इन द करंट लायबिलिटी सब हेडिंग्स यू विल जस्ट राइट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12,000 रुपीज़, और क्योंकि ये एक्सपेंस होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी चला जाएगा, वी डू इट लेटर। उसके बाद आपका आता है प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, जहाँ पे आपकी पहली एंट्री है प्रोविजन फॉर टैक्स की, जो आपको इस साल क्रिएट करना है। नाउ दिस फिगर जो अभी सोल्यूशन में आप देख पा रहे हैं, दैट इज 2,18,800। ये फिगर कहाँ से आएगी,
ये फिगर आपके पास आएगी जब आप रेवेन्यूज कैलकुलेट करेंगे, उससे आपको जो फिगर कैलकुलेट करके आती है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आ जाता है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, उस पर आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ टैक्स दिया होगा, उस पर वो अमाउंट कैलकुलेट करना है। नाउ द क्वेश्चन में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू प्रोवाइड टैक्स एट अ रेट ऑफ 40%. तो वट एवर द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यू विल बी गेटिंग इन द सोल्यूशन, जब आप नोट्स बनाएंगे रेवेन्यूज वाला, रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन, उससे जो भी आपको नेट प्रॉफिट की फिगर आएगी, उस पर 40% जो भी अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा, दैट वुड बी योर प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स लायबिलिटी जो इस साल की आपकी क्रिएट होगी। तो ये जो 2,18,800 आप फिगर देख रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की, ये वहाँ से कैलकुलेशंस के बाद यहाँ पर आप फिगर को नोट करेंगे। नाउ कमिंग टू दी फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट्स में सबसे पहले हम दिखाते हैं टेंजिबल एसेट्स। आपको दो दिए हुए थे, बिल्डिंग और मशीनरी, और इसी में आप डेप्रिसिएशन एडजस्ट करके नेट फिगर दिखा देंगे। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बिल्डिंग और मशीनरी अलग अलग आपको नहीं दिखानी है, कि जैसा मैं आपको बता चुकी कि जो कैलकुलेशंस हैं वो सब नोट्स में, तो ये हम नोट्स ही बना रहे थे, नोट्स में मैंने अलग अलग दिखाया, बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, लेकिन दोनों का जो सम टोटल है, बिल्डिंग मेरी थी 3,95,000 और मशीनरी मेरी कैलकुलेट करके आई 10,60,000। टोटल जो मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, वो हैं 14,55,000 रुपीज़ के। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी तो बैलेंस शीट में जब मैं फिक्स्ड एसेट्स दिखाऊंगी, उसमें सब हेडिंग में टेंजिबल एसेट्स at 14,55,000 भी शो करूंगी. No segregation in terms of building machinery to be shown in the balance sheet. It has to be only in the notes. ठीक है. इसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म वाले. तो ट्रेड रिसीवेबल्स आगे. ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिए हुए थे 5 लाख रुपीज़ के पहले, और उस पर आपको प्रोविजन क्रिएट करना था. प्रोविजन 2% आपके लिए प्रोविजन था बैड डेट्स पे. तो 5 लाख रुपीज़ के ट्रेड रिसीवेबल्स थे, यू आर क्रिएटिंग प्रोविजन, उसके अलावा में कोई और एंट्री थी नहीं, तो 10,000 रुपये का आपका प्रोविजन होकर आ गया. तो नेट जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, डेटर्स हैं, वो आपके 4,90,000 रुपीज़ के आ गए. दिस फिगर विल बी ट्रांसफर्ड इन दी बैलेंस शीट. इसके बाद आते हैं बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल आप ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ अगर चाहें तो आप दिखा सकते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, अगर आप चाहें तो उसको अलग दिखा सकते हैं. ट्रायल बैलेंस आपको बता रहा था कि 35,000 की बिल्स रिसीवेबल हैं एंड देयर इज़ नो चेंज, नो इंक्रीज और डिक्रीज, तो कोई चेंज नहीं था. तो ये ऐसा कैसा आपका अमाउंट चला जाएगा बैलेंस शीट. अब आते हैं इसके मेन पार्ट पे, विच इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. आई होप कि ये इस तरह आपको समझ में ये क्लियर है, समझ में आ रहा है. अब मेन जो पार्ट है वो फाइनेंस फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. आई जस्ट क्विकली आई डू इट. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, सेल्स रेवेन्यू से. तो इट विल बी नेट सेल्स. तो नेट सेल्स में आपके पास इसमें फिगर्स अलग अलग दी हुई थी. तो सेल्स वाज गिवन इन द क्वेश्चन 58,40,000 रुपीज़, लेस रिटर्न्स 24,000. तो नेट सेल्स, नेट रिसीव्स फ्रॉम सेल्स इज 58,16,000 रुपीज़. उसमें से मैं परचेजेस दिखा रही हूँ. परचेजेस कितने थे, 41 लाख, लेस रिटर्न्स 30,000 रुपीज़. तो नेट परचेजेस जो मेरे पास थे वो थे 40,70,000 रुपीज़ के. नाउ आई विल जस्ट गो फॉर द चेंज इन इन्वेंट्री. ओपनिंग स्टॉक मेरे पास था 1,20,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक था मेरे पास 2 लाख रुपीज़ का. तो देयर इज़ अ चेंज ऑफ 80,000 रुपीज़ इन द इन्वेंट्री. इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट में, जब जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया है, ये फाइनेंस कॉस्ट में बैंक लोन का इंटरेस्ट अगर आएगा तो जो 12,000 आपके लिए था वो आपके लिए एक्सपेंसेस थे, वो आपने फाइनेंस कॉस्ट में दिखा दिए इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर्स विच विल बी ट्रांसफर्ड इन योर पीएल स्टेटमेंट. डेप्रिसिएशन आपने अलग से दिखाया है, टोटल अमाउंट कितना है. अब जब देखिए पीएलएन अकाउंट हम जब टी फॉर्म में कंपनीज बनाते थे पहले, तो हम डेप्रिसिएशन पीएलएन में डेबिट साइड पे, अगर टी फॉर्म में की मैं बात करूँ तो उसमें डेबिट साइड पे इंडिविजुअल दिखाते थे. अब हम क्या कर रहे हैं, सारी कैलकुलेशंस नोट्स में दिखा रहे हैं, और जो नेट अमाउंट है ओनली दैट नेट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड. तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट था मेरा वो 25,000 और 1.5 लाख था मशीन और बिल्डिंग पर. टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी 1,75,000 रुपीज़. इसी तरह बैड डेट्स करे मैंने, 21,000 के बैड डेट्स मुझे दिए हुए थे. नया प्रोविजन मैंने कैलकुलेट किया था 2% के हिसाब से, तो 10,000 नया प्रोविजन आया, वो मैंने उसमें ऐड कर दिया. जो मुझे ट्रायल बैलेंस में पुराना प्रोविजन दिया था वो मैंने डिडक्ट करके दिखा दिया है. तो नेट जो इम्पैक्ट मेरे पास आया दैट इज़ 9,000 रुपीज़ इन माइनस फिगर. इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑडिटर्स फी, डायरेक्टर फी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो सारी के सारी अदर एक्सपेंसेस में मैंने ऐड करके दिखा दिया. जब मैं इसका सम टोटल करूँगी अदर एक्सपेंसेस में, तो आई विल बी गेटिंग
3,43,000 इन दी सम टोटल। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आपको दिया हुआ था 10,000 का, उस पर डिस्प्यूट था, तो दैट वुड बी योर कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो ऑल दीज नोट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। अब इनकी सिर्फ जो फाइनल फिगर्स हैं वो आपको बैलेंस शीट में या PLN में ट्रांसफर करनी है। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस शीट, आई एम जस्ट टेकिंग 2 more minutes। बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सब हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें कैपिटल की आएगी। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं आंसर में शेयर कैपिटल में 10 लाख दी थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं थे, बट आप उससे पहले अमाउंट से पहले जो कॉलम था नोट 1, तो दी इन आंसर नोट 1 में 1 2 3 नंबरिंग की हुई है। जो हमने अभी नोट्स डिस्कस किए हैं उनकी भी नंबरिंग थी, तो वो जो नंबरिंग आपने जिस भी आइटम के आगे की है वो नंबरिंग आपकी बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आ जाती है, ताकि अगर मैं बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देख रही हूँ कंपनी के और मुझे किसी भी एक आइटम से रिलेटेड कोई भी डिटेलिंग देखनी है, मैं उसकी डिटेल जानना चाहती हूँ, तो आई जस्ट गो बाय द नंबर ऑफ नोट जो मैंने मेंशन किया है, वो उसी नोट पे मैं सीधा जाऊंगी और उसकी डिटेल देख लूँगी। तो देयर विल नो नीड टू स्पेंड मोर टाइम कि मैं उसको स्क्रॉल करूँ या उसको मैं ढूंढूँ। देयर मतलब मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है कि नोट नंबर के हिसाब से मुझे ढूंढना है। नाउ कमिंग टू द शेयर कैपिटल आपको दी हुई थी, रिजर्व्स एंड सरप्लस आपने कैलकुलेशंस किए थे, सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस, नेट प्रॉफिट ऐड करके और डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सब डिडक्ट करके जो नेट फिगर आपके पास आई थी 6,38,200 यहाँ ट्रांसफर कर दी। बैंक लोन जो था, बैंक लोन कहाँ आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो यहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाई हुई है विद द अमाउंट ऑफ 12% बैंक लोन जो आपने लिया था 2 लाख रुपीज़ का, जिसमें नोट नंबर 3 था, वो आप नोट्स में से देख सकते हैं, और यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 2 है। थर्ड पॉइंट इज करंट लायबिलिटीज, जिसमें आपने सबसे पहले ट्रेड पेबल्स दिखाए थे, नो एडजस्टमेंट वॉज गिवन, तो मैंने नोट्स में कहीं शो नहीं किया था, मैंने सीधा इसमें ट्रांसफर कर दिया। बाकी जितनी करंट लायबिलिटी थी उसका सम टोटल मेरे पास 12,000 आया था, वो नोट 4 में आपने डिस्कस किया। प्रोविजन जो आपने शॉर्ट टर्म के किए थे वो आपने 2,18,800, अब ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन कौन से थे, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होकर आई थी इस साल के लिए, तो वो आपके लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं, तो वो आपके नोट 5 से आपने अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ लिखा है, विच इज़ दी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो कि आपने हेडिंग लिखी है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 2,18,800। आपके पास कोई और इक्विटी और लायबिलिटीज़ नहीं थी, तो सम टोटल ऑफ लायबिलिटी एंड इक्विटी इज 22,29,000। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ एसेट्स, एसेट्स में मैंने आपसे डिस्कस किया था, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल फिक्स एसेट्स आपके पास थे, वो आपने यहाँ ट्रांसफर कर दिए, करंट एसेट्स आपने यहाँ से ट्रांसफर कर दिए। क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज में कुछ नहीं था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कोई चेंजेस नहीं थे, तो वो आपने सीधा यहाँ ट्रांसफर कर दिए। बाकी आप लोगों ने सबने नोट्स में कैलकुलेशंस की हुई हैं, जो हमने यहाँ पे अमाउंट्स नोट्स को रेफर करके डिटेलिंग यहाँ पे दिखा दी। ऐसे ही जब आप PL एंड अकाउंट बनाएंगे, PL एंड अकाउंट में यू विल स्टार्ट विद दी इनकम। इनकम में क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो आपने कैलकुलेशंस की थी नोट नंबर 9 में 58,16,000 यहाँ आपने ट्रांसफर कर दिया, और कोई इनकम थी नहीं, तो आपके लिए टोटल इनकम इतनी हो गई, जिसमें आप एडजस्टमेंट्स दिखाएंगे एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस आपने जो कैलकुलेशंस की थी वो सारी आपकी नोट से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, रिलेटेड टू परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, बेनिफिट्स जो एम्प्लॉय के थे वो आपने अलग से। अब आप यहाँ पे सैलरी नहीं लिखेंगे, आप जितने भी बेनिफिट्स आप एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में सैलरी था तो आपने यहाँ पे सिर्फ मेंशन करने के लिए मैंने दिखा रखा है, बट अदरवाइज जितने भी एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देंगे सबका सम टोटल यहाँ आ जाएगा। फिर फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, देखिए अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी अलग अलग नहीं है, टोटल डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के फॉर्म में टोटल दिखाया हुआ है। तो ऑल दी एक्सपेंसेस यू हैव कैलकुलेटेड अंडर डिफरेंट नोट्स 11, 10 to 14 में जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं वो सब आपने दिखा के कंपेयर किससे किया, टोटल इनकम से। टोटल इनकम आपके पॉइंट नंबर 2 में है 58,16,000, और टोटल एक्सपेंसेस आपके कैलकुलेट करके आए 52,69,000 रुपीज़ के। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे यू विल बी गेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज दी 5,47,000 रुपीज़ ऑफ अमाउंट। इस पर आप कैलकुलेशंस करेंगे टैक्सेशन की। टैक्स रेट आपको दिया हुआ था 40%, तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी आपकी बनकर आएगी दैट वुड बी 40% ऑफ 5,47,000 रुपीज़। इट कम्स आउट टू बी 2,18,800, जो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में बैलेंस शीट में आपको बता दिया था कि ट्रांसफर हो रहा है। ये इसके बाद आपके पास जो डिडक्ट करके आ रहा है 3,28,200, दिस इज द नेट प्रॉफिट यू हैव अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन विच यू हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन कैलकुलेट EPS। अब EPS कैसे कैलकुलेट करते हैं, EPS होता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स हमारे पास थे 1 लाख,
3,28,200 मेरे पास नेट प्रॉफिट था, तो अर्निंग पर शेयर मेरे पास आ गया 3.282। इसका मतलब अगर मेरे पास कंपनी का एक शेयर है तो उस पर जो मेरी अर्निंग्स हैं वो 3.282 रुपीज़ है। I hope कि the concept of final accounts of companies is clear to everyone. In case you have any doubt, I'm just waiting. You just can please message me. ओके, सम स्टूडेंट हैज़ आस्क्ड मी कि डेफर टैक्स सिलेबस में है या नहीं, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली में एक एक आइटम के लिए सिलेबस में नहीं होता है। मैंने आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था कि डेफर टैक्स होता क्या है। डेफर टैक्स बेसिकली डिफरेंस होता है टाइम की वजह से, जब कैलकुलेशन होती है, असेसमेंट होती है। आपको जैसे मैंने समझाया कि डेफर टैक्स में इट कैन बी एन एसेट फॉर यू, इट कैन बी अ लायबिलिटी। तो ये कहना कि सिलेबस में नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूँगी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आई जस्ट डिस्कस इट अगेन विद यू कि डेफर टैक्स में एक होती है सेल्फ असेसमेंट और एक होती है असेसमेंट डन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपकी जो सेल्फ असेसमेंट से टैक्स लायबिलिटी अगर आती है, मान लीजिए 1 लाख रुपए की, आपने की करंट ईयर के हिसाब से, जब आपने असेसमेंट की 1 लाख रुपीज़ की लायबिलिटी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब उस आपके कंपनी की असेसमेंट करेगा टैक्स लायबिलिटी की, वो बाद में करेगा, अगले साल करेगा असेसमेंट ईयर बाद का होगा। जब वो टैक्स लायबिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है, तो वो ये कहता है कि आपने 1 लाख बताई, हमारे हिसाब से वो 1,20,000 है। तो इसका मतलब आपने जो दिखाई 1 लाख, आपने तो पेमेंट उसके हिसाब से कर दी थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से 1,20,000 की थी, तो 20,000 रुपीज़ आपके लिए लायबिलिटी हो जाती है, डेफर टैक्स लायबिलिटी। तो बेसिकली आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए कि डेफर टैक्स हो सकता है आए या ना आए, या सिलेबस में है या नहीं, क्योंकि एक सिंपल लॉजिक है कि एक टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी मतलब आपको पे करना है, तो आपके हिसाब से कम थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से ज़्यादा थी, और वो आपको बाद में पे करनी है। क्यों डेफर्ड वर्ड सिर्फ हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो एक्चुअली थी लायबिलिटी पिछले बार की, और आपको पता अभी चलिए कि आपके उसमें डिफरेंस है, तो आप इस साल दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी आपने कम शो की थी और इस साल आप करंट ईयर में उसको पे कर रहे हैं, तो इसमें कोई टेक्निकल डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ टाइमिंग्स के डिफरेंसेस हैं बेसिकली, कि आपने जब असेसमेंट की वो पहले की थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो असेसमेंट कर रहा है वो अभी कर रहा है, उसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंस आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, मैं जैसे आपको कॉन्सेप्ट में समझा चुकी हूँ, देयर मे बी अ डिफरेंस, देयर मे नॉट बी अ डिफरेंस। अगर डिफरेंस है तो वो आपके फेवर का भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट का भी हो सकता है, इन द सेंस कि टैक्स लायबिलिटी भी बन सकती है और टैक्स रिफंड भी बन सकता है। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये सिलेबस में नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट है। डोंट गेट कंफ्यूज कि डेफर टैक्स बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है या बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें, सिर्फ असेसमेंट के टाइमिंग्स की वजह से जो डिफरेंस आता है टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशंस में, सिर्फ वही डिफरेंस है और उसकी एडजस्टमेंट्स आपको करनी है। तो इट इज़ पॉसिबल कि वो आपके पेपर में आ जाए। तो आई होप कि अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डेफर टैक्स में सिर्फ टाइमिंग्स की वजह से आपके पास डिफरेंस जो आता है टैक्स लायबिलिटी में, अगर आता है तो, दो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। हो सकता है कि आपने सेल्फ असेसमेंट में टैक्स लायबिलिटी 1 लाख की दिखाई हुई है और जो आपकी आईटी डिपार्टमेंट ने असेसमेंट की है उसमें भी 1 लाख रुपए की दिखाई है, तो उसमें कोई डेफर टैक्स लायबिलिटी या डेफर टैक्स एसेट होगा ही नहीं। वो सिर्फ तब होगा जब कहीं एडिशनल लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या आपके लिए रिफंड आ रहा है, तो वो आपके लिए बेसिकली डेफर्ड टैक्स माना जाता है। So I hope the session was enjoyed by all of the students there. Stay safe, stay healthy. Bye bye. See you soon.